सो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें कुछ कैलकुलेशंस थी और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब आप कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह पर काम स्टार्ट करेंगे, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूसीडी लाइफ साइकिल इन मोबाइल। बिफोर दैट, so X is the current situation. So X is whether a fully functional mobile app or a website is really required. Analyze if user only need a small section of functionality on the mobile. So इसको अगर आप एक बेसिक एग्जांपल से समझें, लेट्स से एक लोन की वेबसाइट है। तो लोन की वेबसाइट में क्या होता है ना कि जनरली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और फंक्शनैलिटी क्या होती है, ठीक है। एक स्मॉल सेक्शन ऑफ फंक्शनैलिटी की अगर बात करें तो जैसे कि इंटरेस्ट कैलकुलेटर है ना, तो उसमें क्या है कि भाई आपको कितने टेन्योर का आपको चाहिए, टेन्योर नहीं कि ड्यूरेशन क्या होगा उसका, और क्या अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कितना अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं। सो जब आप उसको कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं ना तो क्या होता है, एक डायनामिकली डेटा जनरेट होता है बैकएंड से, वो बताता है कि आप कितने महीने में उसको रीपे कर रहे हैं। लाइक आपने 20 लाख रुपीज़ का लोन लिया फॉर 20 ईयर्स, सो आपको 20 ईयर्स का पूरा टेबल रेडी हो जाएगा और कितना आप प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, कितना आप उसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सारी चीज़ उसके अंदर आ जाती है। सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ स्मॉल सेक्शन ऑफ फंक्शनलिटी फॉर लोन वेबसाइट, है ना। सो डिफरेंट साइट्स में डिफरेंट तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो हमें पूरी एंटायर साइट को या पूरे एंटायर मोबाइल एप्लीकेशन को फुली फंक्शनल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अंडरस्टैंड यूजर्स बेटर इन मोबाइल कॉन्टेक्स्ट, प्रायोरिटाइज मोबाइल फीचर, प्रायोरिटाइज व्हाट गोज इन द मोबाइल एक्सपीरियंस, इफ रिक्वायर्ड रिवाइज एंड मॉडिफाई एलिमेंट्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस। अब मान लीजिए कि मोबाइल के लिए हमने फंक्शनैलिटी डेवलप की है। अब जैसे आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, और बूटस्ट्रैप के अंदर हमने देखा कि बटन एसएमबी होता है, बटन डिफ़ॉल्ट भी रहता है जिसमें हम लोग ओनली बटन प्राइमरी सेकेंडरी लिखते हैं, और उसके बाद में आप अपना बटन का सीटीए डिफाइन करें, लाइक अप्लाई नाउ, बाय नाउ, बुक नाउ, शॉप नाउ या टू कार्ड, वट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब सोचिए कि वही बटन अगर आपका उतना लार्जर साइज में फ़ोन के अंदर आएगा तो एक एरिया एक्वायर करेगा, है ना। और हमें फ़ोन के अंदर हमें ये पता है कि हमारे जो स्क्रीन साइज़ है वो लिमिटेड होता है ना। तो क्या होता है ना कि आपको अपने मोबाइल एक्सपीरियंस के अंदर इस तरह से भी ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं वो बहुत क्लियरली क्रिस्प तरीके से उसमें डिस्प्ले हो। ऐसा ना हो कि बटन अपना बहुत बड़ा साइज़ ले रहा है, अननेसेसरी मेरा जो फील्ड है वो आपने डेस्कटॉप पर 6 में डिवाइड किया, मोबाइल में वो 6 आ रहे हैं जबकि मोबाइल में स्पेस कम हो गया। तो जब भी हम लोग कोई यूज़र से इन्फॉर्मेशन फिल करवाते हैं ना तो क्या होता है, जैसे वो नाम लिख रहा है, ईमेल लिख रहा है, सो ईमेल वो जो भी लिख रहा है वो वन गो में पूरा क्लियर विजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि उसके लेटर्स लेफ्ट साइड में हाइड होने लग जाए हमारे। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। सो डिज़ाइन विद मोबाइल कंसिडरेशन, इंटीग्रेट मोबाइल ऑफरिंग विद करंट ऑफरिंग, माइक्रो टास्किंग व्हेन द यूजर स्पेंड्स टाइम विद देयर डिवाइस फॉर अ शॉर्ट टाइम बट फ्रिंज पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी, लोकल व्हेन द यूजर विशेज टू नो what is going on around them, bored when the user does not have anything better to do and wants to be entertained or diverted, ठीक है। सो आज का जो यूथ है वो इस वाले पॉइंट पर ज़्यादा चल रहा है ना। आपके पास कोई काम नहीं होता, कोई आपके पास टास्क असाइन नहीं होता, आप क्या करते हैं, सेलफोन अनलॉक करते हैं और आप इंस्टाग्राम या किसी भी पर्टिकुलर उसमें जाएंगे, या फिर आप कोई एक अच्छा अगर वेब सीरीज़ देख रहे हैं, आपको लगता है उसके कुछ एपिसोड्स अभी रिमेनिंग है तो आप जाकर उनको कंप्लीट करना प्रेफर करते हो, है ना। ये वाला पार्ट क्या है, लोकल, यानी कि आप व्हेन द यूज़र विशेस टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड देम, तो लाइक मे बी वो कोई न्यूज़ साइट हो सकती है जहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना, मे बी मेरी कोई क्वेरी है तो जिसको मैं जाके गूगल पे पंच करूँगा और वहाँ से मुझे उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। या फिर स्मॉल माइक्रो टास्क, लाइक जैसे कि लेट्स से चलो एक प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्या इसका प्राइस चल रहा है, इस तरह की चीज़ें। येस, सो प्रोटोटाइप रिव्यू एंड रिफाइन, क्रिएट प्रोटोटाइप इज early iteration phases and ensure to test them with a real user, ensure that the W3C standards are met by the site। so जैसे क्या होता है ना कि एक वेबसाइट आपको शायद हमने पढ़ाते हुए बताया था W3C वैलिडेटर, ये क्या करता है, आपके कोड को वैलिडेट करता है, ठीक है। अब जैसे कोड को एक ऐसे वैलिडेट करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 मेथड है, URI, फाइल अपलोड और डायरेक्ट इनपुट। अब एग्जांपल के तौर पर हम
कहते हैं कि भाई अमेज़ॉन एक हमारी वेबसाइट है, इसका हमने एग्जांपल लिया और हम इसको चेक करना चाहते हैं बनाने के बाद कि क्या ये परफेक्टली फाइन है या नहीं है। नाउ क्लिक ऑन चेक। अगर इसमें कोई एरर होगा, वार्निंग होगा, सजेशन होगा, मुझे सब कुछ यहाँ पर लिखा आ जाएगा। वेबसाइट के अंदर एरर नहीं होना चाहिए, वार्निंग फिर भी चलता है। अब आप क्या देखते हैं यहाँ पर रेड वाले जो है ये एरर, क्या लिखा है, बैड वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, बैड वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, CSS, अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी इंक्लूड बोथ। सारे एरर आ रहे हैं लिखे उसके अंदर, और एरर एक दो नहीं, अमेजोन जैसी वेबसाइट के अंदर है ना। सो राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, एक नोटपैड फाइल बनाते हैं। वैसे मैं कोड डायरेक्ट वहाँ भी टाइप कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बट चलो यहाँ से देखते हैं, या टाइम बचाते हैं ना, VS कोड पे आ जाता है, विजुअल स्टूडियो कोड। और हम यहाँ से एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, टुडे इज 30th, index.html, और हमने यहाँ पर जाके लिखा HTML5। सो नॉर्मली जब लोग नोटपैड सीख रहे थे ना, तो हम तो ये सब चीज़ें नहीं डिफाइन करते थे ना, ये भी नहीं डिफाइन करते थे, इतना पार्ट करते थे हम लोग, याद होगा, Ctrl+A करते हैं, Ctrl+C करते हैं। अब मान लो कोई डॉक टाइप भी नहीं लगाता, सिर्फ इतना लिखता है, तो स्कूल में जब हमें कभी HTML सिखाया जाता है उसमें इतना ही सिखाया जाता है कि ये HTML होता है, और अपर केस लोअर केस सब मिक्स चलता है यहाँ पर, क्योंकि आउटपुट तो आ ही रहा है ना ब्राउज़र में, क्योंकि स्कूल में कभी आपकी वेबसाइट को लाइव करके दिखाते नहीं है, वही आप बस देख के खुश आ रहे कोड लिखा, कलर चेंज हो गया वही, है ना। हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो चलो चेक करते हैं इस कोड के बारे में W3C की क्या राय है। सो स्विच टू टॉप एंड यहाँ से करेंगे बैक एंड वैलिडेट बाय डायरेक्ट इनपुट। तो इसमें मुझे दो एरर दिखने चाहिए, एक फॉर डॉक टाइप, सेकेंड वन फॉर लैंग्वेज एट्रीब्यूट। चेक करेंगे, क्लिक ऑन चेक। एक वार्निंग है और एक एरर है। एरर आप देख सकते हो क्या है, डॉक टाइप। वार्निंग किसकी दे रहा है, HTML में लैंग्वेज एट्रीब्यूट आपका जो है वो मिसिंग है, बता रहे ना। अब मान लो कि जो मेरे को VS कोड बाय डिफ़ॉल्ट देता है ना, अगर मैं ये चीज़ें दो हटा दूँ और इस कोड के साथ अगर मैं वापस से इसको कोड को रीवैलिडेट करता हूँ, क्या दिखाई देता है, डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीट, नो एरर और वार्निंग टू शो। अगर आपका कोड इस तरह से दिखता है एकदम नीट एंड क्लीन, तो गूगल में इंडेक्स भी बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। और अगर आपके कोड में एरर्स हैं तो आपको उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। मैंने अगेन बोला आपको वार्निंग भले से रह जाए, एरर नहीं होना चाहिए, एरर आपका काम खराब करता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे IMG टैग SRC मैंने लिखा इमेजेस फोल्डर /img7.jpg whatever, और आपने इमेज डाला, खुश हो गए, तो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज का जो भी ओरिजिनल विड्थ और हाइट होता है वो आपका डिस्प्ले हो जाता है। अब इसमें जब हम पढ़ रहे थे HTML में, आपको क्या बोलता था, क्या होना चाहिए, ALT, है ना। अब हमने इसमें नहीं डाला, मैं कहता ALT ज़रूर होना चाहिए क्योंकि SEO के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अभी आप देखेंगे जब मैं इसको चेक परफॉर्म करूँगा ना, क्या बना, एरर, वार्निंग नहीं है, एरर है ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भले से आप वैल्यू मत दो, बट ALT ज़रूर से दो। ये काम तो SEO पर्सन का ना, हम तो वेब डिज़ाइनर हैं। नाउ क्लिक ऑन चेक अगेन। तो आपको मैंने जितना पढ़ाया ना, वो सब वैसे ही पढ़ाया जो बेसिकली चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स हैं वेब 2.0 3.0 के, ठीक है। अगर वो सारी प्रैक्टिस अगर ध्यान रखोगे तो आपका कोड फेल नहीं हो सकता, और अगर आप अपना दिमाग लगा दोगे इसके अंदर तो आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया ना अमेज़ॉन, क्योंकि अमेज़ॉन के प्रोजेक्ट को बनाने में एक बंदे का काम नहीं है, एक बंदा बना भी नहीं सकता उतने बड़े प्रोजेक्ट को, उसमें सबने अपनी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होगी, तो किसने कुछ लिखा, किसने कुछ लिखा, मिला के जनरली वेब डिज़ाइनर का टारगेट होता है ब्राउज़र में आउटपुट दिखना चाहिए, क्या वो सही है नहीं है उस चीज़ पर कोई काम नहीं करता। बहुत कम लोग उस चीज़ पर काम करते हैं, क्योंकि जब जनरली क्या होता है कि हम लोग अगर ऑर्गेनिकली देखते हैं, ऑर्गेनिक वे में आपकी वेबसाइट तभी ऊपर आ सकती है जब आपकी वेबसाइट एरर फ्री हो। अब ये सब ब्रांड क्या करते हैं, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके पास मतलब बहुत बड़ा बजट होता है मार्केटिंग का। मतलब एक छोटी मोटी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो वो 2 करोड़ रुपए का बजट रखती है खाली डिजिटल का,
कि वो इतना इन्वेस्ट हम लोग कर डालेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हर ईयर क्या होता है आपका ये देखा जाता है कि अगर मैंने 2 करोड़ इस साल इन्वेस्ट किया तो मुझे उसका ROI क्या आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने 2 करोड़ के अगेंस्ट अगर मैंने 20 करोड़ 30 करोड़ का अगर रेवेन्यू जनरेट किया है तो ये डेफिनेटली अगले साल आपका 3 करोड़ का बजट होगा, तो वो बढ़ता जाता है। तो जब भी आपका फाइनेंशियल क्लोजिंग का टाइम आता है उससे पहले आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का आपका मार्केटिंग बजट डिसाइड हो जाता है कि कितना कितना बजट हम लोग ये लगाने वाले हैं किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाएंगे, कौन सी मार्केटिंग को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ध्यान रखना ऑर्गेनिकली अगर हम लोग जा रहे हैं तो ये ऐसा होना चाहिए, और अगर आप पेड में जा रहे हो तो पेड तो क्या है, पैसा देके आप कहीं पहुँच जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। User experience or UX is about the value that the product delivers whenever the user makes contact with it. UX incorporates learning from UCD into the UX design process. Steps involved are: first thing is research, deep dive, hell lot of research, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने रिसर्च पर टाइम कम लगाया तो आपको प्रॉब्लम और कॉन्सिक्वेंसेस उसके फेस करने पड़ेंगे बाद में। ठीक है, हो सकता है कि आप बोर्ड ऑफ मेंबर के साथ बैठे कंपनी के, आप कंपनी के लिए काम, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्या है ना, जैसे एक तो होता है कि कोई एजेंसी है फॉर एग्जांपल XYZ की जो अलग अलग तरह के क्लाइंट के लिए काम करती है। एक होता है कि इंटरनल ही हमने अपनी टीम हायर करके रखी है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, तो फेसबुक क्या करेगा कि भाई किसी को थोड़ी ना हायर करेगा, उसको वो तो चाहेगा ना कि भाई मेरा तो दिन रात का काम है और मुझे यूज़र को बेहतर से बेहतर चीज़ें डिलीवर करनी है। वो किसी कंपनी पे बेस्ड नहीं होगा वो कि वो कब बनाएगा कब देगा, या गूगल ऐसा नहीं किसी कंपनी के ऊपर बेस्ड होगा भी तो मेरे लिए काम करके दो। वो क्या कहते हैं, इंटरनल टीम हायर करता है। तो वो क्या कहते हैं, जितना रिसर्च कर सकते हो करो, आगे जाके फेलियर के चांसेस कम से कम हो जाएंगे आपके। जितना अच्छा रिसर्च होगा उतने अच्छे आउटकम्स होंगे। देन एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, कि हमें जो हमने एनालाइज किया रिसर्च करने का तो हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। लेट्स से हम लोग एक घर बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, सो आपको जो कॉन्ट्रैक्टर आप पकड़ते हो जैसे बिल्डर फॉर एग्जांपल, तो उसको ये पता होगा कि अगर मुझे 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो उसमें मुझे कितना एक्सपेंस इन्वॉल्व होना है। लेट्स से अगर सिविल वर्क हो रहा है तो इसमें कितना कंक्रीट कितना ब्रिक्स ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। या अगर कारपेंटर को अगर बढ़िया से पकड़ के लेकर आओगे जिसका सिर्फ यही काम होता होगा तो आपको एक आइडिया दे देगा। उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, ये नहीं कि ड्रास्टिक चेंज आएगा जी सीधे जी मैंने तुम्हें 1 करोड़ बताया थी 20 करोड़ हो गया, तो वो नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है कई बार फिटमेंट के टाइम पर आपको बोलोगे भी किचन में जो हिंजेस हैं वो नॉर्मल लॉ के मुझे हाइड्रोलिक चाहिए, या मुझे जस्ट टच सेंस बेस्ड चाहिए कि ऑटोमेटिकली वेलकमिंग हो हमारे यहाँ ना, या सॉफ्ट क्लोज वाले चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो वहाँ कॉस्ट हमारा थोड़ा सा डिफर हो जाती है जाके। नेक्स्ट फेज आता है इन सब चीज़ों के बाद में डिज़ाइनिंग, एंड फिर उसके बाद एलिवेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्या हमारे स्टेप्स हैं जो आपके UX में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज केस स्टडी अबाउट IDEO एंड DePaul हेल्थ केयर सिस्टम। ये क्या है, दो हम लोग ब्रांड का देख रहे हैं। ठीक है, अ ग्लोबल डिज़ाइन कंपनी दैट हैज़ डिज़ाइन द एप्पल माउस, ठीक है, द palm handheld polaroid iZone instant camera amongst other। ठीक है, DePaul हेल्थ केयर सिस्टम वॉज इन द मिडल ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू पेशेंट केयर मॉडल। इन्होंने क्या बनाया, जैसे एक ऐसा समझिए हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि हम डॉक्टर्स के पास अलग अलग जाते हैं रैंडम, है ना भाई। जनरल फिजिशियंस होते हैं, जब आपको जैसे सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो आप कहते हो जब लोग डॉक्टर से आकर दवाई ले लेते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी फैमिली का एक ही होगा कि भाई जी उनके पास चले जाओ। कई बार क्या होता है कि आप अरे यार उसके यहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं, दूसरे के पास चलते हैं, फिर वहाँ जाके पूरी कहानी सुनाओ उसको कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ कब हुआ कहाँ हुआ, सारी चीज़ आप बताओगे। अगेन डॉक्टर अच्छे से तब आपको सुन सकता है कि जब उसके पास लेस पेशेंट वेट कर रहे हो। अब उसके पास से पता है मेरे पास 50 पेशेंट बैठे तो तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा वो सीधे लग जाएगा, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है, वो चेक करेगा आपके लंग्स वगैरह, ठीक है तो ये लो मेडिसिन अपना जाओ लो, फीस उसकी वही रहेगी। ठीक है, सो इन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम में क्या चेंजेस किए, इन्होंने बाहर की कंट्री में क्या होता है जब आपका बर्थ होता है आपका एक अकाउंट क्रिएट होता है और आपकी डे 1 से लेके आपकी डेथ तक की पूरी जर्नी होती है। आपको किन चीज़ों से इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ कौन सी दवाइयाँ मेडिसिन से जिनसे आपको रिएक्शन होता है,
किन खाने पीने की चीज़ों से आपको साइड इफ़ेक्ट्स है। तो जब आप मेरे पास आते हो, मैं आपका लॉगिन करूँगा, मैं पूरी कहानी नहीं पढ़ूंगा, मैं उसमें ये चीज़ें पढ़ूंगा कि किन किन चीज़ों से आपके एलर्जी है, मैं कौन सी दवाई आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, मुझे सब पता है। तो मैं ऑटोमेटिकली आपको वही प्रिस्क्राइब, मैं आपसे ही पूछूंगा, हाँ जी तुम्हें किस किस से क्या प्रॉब्लम, ठीक, पता चला तुम भूल गए कुछ बताना, अरे ये तो मैंने बताया नहीं उसको, वो गलत दवाई लेके आ गए। और डॉक्टर तो सीधे बोलेगा जी मैंने तो पूछा था, इन्होंने तो बताया नहीं, है ना। तो ये एक मॉडल बना। तो ये ऐसा कुछ मॉडल है यहाँ इंडिया में भी बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए, जो उन्होंने बाहर डेवलप किया है। सो बहुत पहले कभी मैंने भी एक ऐसा आइडिया सोचा था कि एक ऐसा साइट होना चाहिए जहाँ पर एक पेशेंट की पूरी हिस्ट्री हो, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जो होता है बहुत इजी हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ सारा प्रॉब्लम क्या आता है, लेट्स से किसी पर्सन का रोड एक्सीडेंट होता है, ठीक है, माइक से जा रहा है, गलती बेचारे की नहीं, कोई कर गया, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया। अब पहला बंदे को जहाँ ब्लड देना चाहिए, हम पहले उसका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं कि इसको कौन सा देना है, और जितना टाइम लग रहा है उतनी देर में उसकी भाई साहब जान तो खत्म ही हो रही ना, धीरे धीरे उस बंदे के अंदर से टाइम जा रहा है उसका। और जब तक आपकी रिपोर्ट आती है उसका बंदे का टाइम आउट ही हो गया, उसका इंटरवल लगा हुआ है जावास्क्रिप्ट का, तो क्या होगा, खत्म उसका काम, टाइम इज़ ओवर। अब क्या होता है कि अगर उस बंदे का, अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन होता है, या जैसी अगर वो मेरे पास पहुंचा है, मैंने उसका बायोमेट्रिक स्कैन किया और मेरे पास पूरा डेटा उसका खुल गया, ठीक है, एटलीस्ट ऐसी जगह पर आपके एक्सेस होने चाहिए सिक्योर हाथों में, जहाँ पर हम लोग उसकी पूरा डेटा एक्सेस कर पाएँ। या फिर उस पर्सन के पास, जैसे होता है ना, बहुत सारी अच्छी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या करती हैं, आई कार्ड आपको प्रोवाइड करती हैं। आई कार्ड से बेनिफिट क्या होता है, उस पर आपका देखते हो एक ब्लड ग्रुप मेंशन होता है। बहुत सारी अच्छी कंपनीज में क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन जैसे आपके किसी कलीग के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो कई बार ऐसे होते हैं, कुछ ब्लड ग्रुप्स ऐसे होते हैं बड़े रेयर होते हैं। तो ये कल्चर कहाँ से आया, वेस्टर्न से आया, कि भाई इमीडिएट, भाई आप कंपनी के अंदर सर्च कर ले तो कितने लोगों का ब्लड ग्रुप आपका ये है, आप सभी को एक नोटिफिकेशन भेजते हो कि भाई ऐसे ऐसे आप उस हॉस्पिटल जाके फटाफट से किसी की हेल्प करके आओ, नीडी पर्सन की, ठीक है। क्योंकि हमें ये भी पता है कि भले से मेरा ब्लड ग्रुप वो है, लेकिन मे भी हो सकता है मुझे कुछ इंटरनल ऐसी इश्यूज़ हो कि मैं वो ब्लड उस बंदे को नहीं दे सकता हूँ, तो कोई मुझे दूसरा डोनर चाहिए वहाँ पर, है ना। तो ये सारी इन चीज़ों पर बहुत अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें रिव्यू एंड डेस्कटॉप डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स अराउंड द एग्जिस्टिंग पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम, रिसर्च देयर करंट यूज ऑफ स्पेस, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड स्टाफिंग। सो स्टेप 1, अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व स्कोप the project, learn firsthand about people and context of use, synthesize, translating research insights into opportunities for design. Third step is visualize, creating visible and tangible experiences. Next is prototyping, evaluate and refine, improve design ideas by making them physical so users can interact with them. Next phase is implement. So supporting resolution of human issues in the first design. सो यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस बाय IDEO ये बना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो जैसे आपने देखा होगा ना कि ऐसा तो है नहीं कि कार बन के तैयार नहीं है, लेकिन कार के ऊपर पेंट सब पहले ही हो गया। तो पहले क्या होता है कि एक ना क्ले से हम लोग उसका पूरा एरोडायनामिक डिज़ाइन बनाते हैं, एक मॉडल हम लोग पूरा रेडी करते हैं, फिर वो प्रेजेंटेशन के लिए जाता है, फिर लोग उसको टेस्टिंग करते हैं, एयर थ्रो वगैरह करते हैं कि वो कार मेरा कितना अच्छा एयर के साथ जब कॉन्टैक्ट में आएगा, इतनी हाई स्पीड पर आप देखोगे, जैसे देखा होगा आपने BMW की कार के ऊपर आपने एक स्पेशल बेजिंग देखी होगी, AMG ब्लू कलर और रेड कलर से आपकी देखने के लिए मिल जाती है। सो जितनी भी कार्स के ऊपर आपको AMG दिखाई देता है ना लिखा, इट मीन्स कि वो स्पोर्ट्स कार है, जो दिल्ली वगैरह में आपको चलती दिख जाएंगी। एक नॉर्मल BM आती है, एक BM के साथ आपको फ्रंट ग्रिल पर या बैक पर आपको जनरली बूट के ऊपर आपको दिखता है AMG लिखा हुआ। इट मीन्स कि वो आपकी एक तरह सोचो कि सुपर कार्स है, ठीक है, साइज़ वही होगा, ठीक है, लेकिन उनका इंजन बड़ा पावरफुल होता है। सो अगर मान लो कि आप ऐसा कुछ बना रहे हो और आप लेट्स से आप 200 प्लस की स्पीड पर उसको ड्राइव कर रहे हो, सो सीधी सी बात है, हम कहते हैं ना जैसे गर्मियाँ होती हैं, हम बाहर घर से बैठे हुए हैं, टॉप फ्लोर पर बैठे हुए हैं, खुले में, भाई हवा नहीं हिल रही, एक पत्ता नहीं हिल रहा है, क्या जब आप साइकिल चलाते हो हवा लगनी स्टार्ट होती है ना, क्योंकि आप मोमेंट में हो, है ना, रनिंग में। वही चीज़ क्या होती है जब बाइक पर जाते हो, हवा बहुत अच्छी लग रही होती है। अब सोचो कि कार का तो सरफेस कितना बड़ा है ना, हमारा तो जो फील्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो एयर के साथ बहुत कम है, तो उस पर एयर ड्रैग कितना होता होगा। अब सोचो कि जब हवा तूफान आ रखा तब चले तब कितना ज़्यादा होगा। तो स्प्लेंडर जैसी बाइक तो होता है ट्रक साइड से निकलता है पूरी हिल जाती है दैट इज़ एयर फोर्स।
सो आप कितना एरोडायनामिक चीज़ों को बना रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि फाइनल स्टार्ट करने से पहले जनरली क्या होता है कि अभी जैसे हम लोग हैं, तो अगर मेरे को टास्क मिलता है, तो अगर यूएक्स ना पढ़ो, यूआई ना पढ़ो, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे पेन टूल लेके लग जाते हैं काम करने, वे सीधे बना, रिसर्च कम होती है। या फिर जैसे लेट्स से कि आपको सर ने बोला कि लोगो बना लो, या मैंने बोला कि वेबसाइट बनाओ, तो हम सीधे कोड पे जाएंगे, ना कि इसका पीएचडी बनाने की कोशिश करेंगे। हम सीधे आउटपुट पे काम करते हैं ना। तो प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आप किसी चीज़ पर काम करते हो, सो ये 100 में से आप ऐसा समझो कि 10 बार ऐसा होगा कि आप सीधे बहुत अच्छा आउटपुट अचीव कर लोगे, 90 टाइम्स आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि लेट्स से आपने एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, आज मेरे पास पूरा आइडिया स्क्रैच जो भी है मेरे ब्रेन में, बट सेम डे वो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, 2-3 दिन आप किसी चीज़ में बिजी हो गए, हफ्ता भर, उसका तो आप भूल गए करना क्या था उसके अंदर। फिर आप दोबारा से उसको सोचोगे, या बना भी दोगे तो उल्टा सीधा कुछ भी जोड़ दोगे कहीं पर, वो चीज़ आपके ढंग से बन के तैयार नहीं होंगी। बट जब आपके पास उसका डिज़ाइन होता ना, तो ध्यान होगा, क्योंकि फोटोशॉप का जब लोग डिज़ाइन एचटीएमएलाइज कर रहे थे, तो हम लोग देखते थे अच्छा ये साइज़ ये ठीक है, फटाफट फटाफट चीज़ें बनती चली जाती हैं। सो इसलिए डिज़ाइन पहली चीज़ है जो हमें बनाना चाहिए, जिसके ऊपर अप्रूवल लेना चाहिए, देन वो फिर कोडिंग या डेवलपमेंट फेज़ में जाना चाहिए। डायरेक्ट अगर किसी चीज़ को बनाओगे, तुक्का है चल जाए, बट 90% चांस फेल होने के हैं उस कंडीशन में। तो 2020 तक क्या होता था कि जब हम लोग किसी साइट को बना रहे होते थे ना, यहाँ पर जितने भी दिल्ली बेस्ड यूआई मतलब आपके वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर की जितनी भी प्रोवाइडर कंपनियाँ थी कि भाई हम डील करते हैं वेबसाइट्स वगैरह बनाने, तो जनरली क्या होता है, क्लाइंट एक रेफरेंस लेकर आता है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, हम सेम वैसा छाप देते हैं, उसका लोगो लगाते हैं, उसका बैनर चेंज किया, ये करा वो करा, उसकी सर्विस बदले, काम करते, लो जी बन के तैयार, एक दिन में आपकी वेबसाइट। दिस इज़ कॉल्ड कॉपी पेस्ट, ठीक है। बट जहाँ पर बात आती है कुछ नया इसमें इनोवेटिव कर दो, इनोवेटिव सुनते बंदा ब्लैंक, क्या करें इसके अंदर। अब वो देखेगा 4 साइटें। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर जनरली जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट चल रही है छोटी मोटी, वो सब क्या शॉपिफाई है। शॉपिफाई साइट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ना, देखते ही पता लग जाता है कि उसको मुझे कोड भी नहीं देखना पड़ता है, तो मैं पूरा श्योर होने के बाद जब जाकर देखता हूँ वहाँ पर शॉपिफाई लिखा होता है, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना, चीज़ों को देख के पता चल जाता है कि भाई हर एक का प्रोडक्ट जब कार्ट में ऐड हो रहा था एक जैसा ही क्यों दिख रहा है, उस पर कंट्रोल सेम ही क्यों है, अलग क्यों नहीं है, यूनिक क्यों नहीं है। तो यूनिक इसलिए नहीं क्योंकि सब एक ही थीम को चला रहे हैं, लिटिल बिट कस्टमाइजेशन और अपना काम चल रहा है। सो मार्केट में अभी जैसे आप देखोगे ना, पिछले 2 से 3 साल में वेलनेस में बहुत सारे ब्रांड आए, या जैसे हेयर्स में आप देखोगे तो जैसे ट्राया का बहुत ज़्यादा आप वो देखते हो ऐड वगैरह चल रहा होता है, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांड्स हैं, इन सभी की वेबसाइट के जाके एक बार ज़रा कोड चेक करना, सब आपको शॉपिफाई मिलेंगे। शॉपिफाई क्या है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको एक दिन के अंदर एक वेबसाइट बना के दे देता है, ठीक है। दिखा देता हूँ, शॉपिफाई ये होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ई कॉमर्स, तो यहाँ कुछ नहीं करना, आपके पास प्रोडक्ट की फ़ोटो होनी चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए, डालो ख़त्म, काम हो गया, ठीक है। बस थीम चूज़ करो, वो भी आप ट्रायल ले सकते हो। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो होता है आपका, पहले ये 15 दिन के लिए आपका रहता था, अभी ये बहुत कम टाइम के लिए आपका फ्री में रहता है, और उसके बाद फिर आपको पे करना पड़ता है इसका चार्ज, ठीक है। जैसे बाकी के प्लेटफॉर्म क्या होता है, भी आपने डोमेन खरीदा, आपका वेबसाइट थीम उठाई कहीं से, वर्ड पूरी पूरी वेबसाइट जैसे एग्जांपल के लिए ugaao.com, तो ये एक वेबसाइट है अपने पास, जो अभी हमारा इंडोर प्लांट का जो कंपटीशन आया उसके लिए आई है। तो मानसून टाइम चल रहा है, तो इन्होंने थोड़ा सा रेन इफेक्ट वगैरह लगाया अपनी बारिश के इसमें, ठीक है। अब जैसे इंडोर प्लांट का दिखा रखा, तो ऐसा घर में कोई नहीं रहता जंगल बना के ठीक है, बट इतना ज़्यादा भी ओवरलोड नहीं होना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा कंट्रोल यू करो ज़रा इसको, तो यहाँ पर क्या लिखा आता है, अगर ज़रा हम लोग ध्यान से देखें, शॉपिफाई लिखा दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो इस तरह की जितनी भी आपको साइट मिलेंगी ना, ये सब शॉपिफाई पर होती है, क्योंकि बनाने में कोई ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, बस आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, अच्छा मार्केटिंग बजट होना चाहिए, और अपना बेचो। अब ये शॉपिफाई क्यों प्रेफर करते हैं भाई, इनको पता है कि मेरे पास ट्रैफिक फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसा तो आएगा नहीं, मिलियंस ऑफ यूज़र आ रहे हैं और भाई साहब धड़ा सेल्स हो रही हैं, है ना। इन्हें पता है भाई साहब एक दिन में इतना ही सेल आना है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक तो ये आराम से हैंडल कर लेगा वेबसाइट। तो इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना जाके ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर, कि कस्टमर को, बायर को इंटरेक्ट करो और वो आए और चीज़ें यहाँ से खरीदें। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर इंडोर प्लांट पर हम लोग जाते हैं, और हम लोग जैसे यहाँ पर जाकर कोई प्लांट देखते हैं, जैसे एरिका पाम आप यहाँ देखोगे,
तो यहाँ पर ये 464 रुपये का बेच रहे हैं छोटा सा, ठीक है। जो प्लांटिंग पॉट हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर बेसिकली सीड के आते हैं जो ये साइज़ है, ठीक है। और अगर आप इसको बोलते हो कि मेरे को लार्ज साइज़ का चाहिए तो 930 रुपये का पेड़ है। अब ये चीज़ अगर तुम नर्सरी से ले आओ या घर के बाहर अगर दिल्ली एनसीआर में देखोगे तो ना रेडी पर रख के लोग घूम रहे होते हैं, वो बोलेगा 100 रुपये मार्केटिंग करके 50 रुपये डन कर दोगे तुम, ठीक है। तो ये किन लोगों के लिए, वो आलसी लोग जो गुड़गांव की बड़ी लंबी लंबी सोसाइटी में रह रहे हैं, कौन उतरे कौन लाए भाई दे दा मेरे को घर पे, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। तो ठीक है, तो जो नियर बाई है, जो लोकल में, वो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते, है ना। तो ये शोबाजी के लिए अच्छे से पॉट देख लो यहाँ पर नीचे, उनके अंदर फिर कलर देख लो, घर के इंटीरियर से मैच करते हो, क्योंकि इंडोर प्लांट है ना, तो पूरा एकदम बढ़िया से होना चाहिए चीज़ें। उसके साथ से चार्जेस है इसमें। फिर उन्होंने बताया भाई इसको गोज़ वेल भी, तो आपको क्या क्या चाहिए इसके अंदर, नीम ऑयल वगैरह इस तरह से। फिर इसकी इन्होंने केयर लिख दी यहाँ पर कि कितना इसको हवा देना है, कितना पानी देना है, पेट फ्रेंडली है या नहीं है। पता चला तुम्हारे लिए तो अच्छा पेट को एलर्जी हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कैक्टस लगा लेते हैं बहुत सारे लोग घर में, पता चला कोई घायल हो रहा था जाते उससे, ठीक, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह चलिए आगे देखते हैं। ये प्रोसेस क्लियर हुआ है। तो पहली चीज़ ये है कि जब भी किसी के लिए आप काम करें तो क्लाइंट एक ब्रीफ देता है कि व्हाट एग्जैक्टली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आप समझो। देन फिर अपनी चीज़ों, उसके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो। क्योंकि क्या होता है कि लेट्स से मैं आपको कुछ वर्बली बता रहा हूँ, वो अभी याद है, यहाँ से आप सेंटर गेट से बाहर निकलोगे आधी चीज़ आपको याद नहीं रहेंगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपनी बेटर डिलीवरी के लिए आपकी क्लासेस को रिकॉर्ड कर देता हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले तसल्ली से आप उसको 1 बार 2 बार 20 बार जितनी बार सुनना चाहते सुनो, सो दैट कि गैप ना रहे कि जी ये पॉइंट कभी डिस्कस ही नहीं हुआ था, है ना। हमारे एग्जाम्पल्स भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, जो भी आपको अलग अलग तरह के देता हूँ, और जो हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं वो चीज़ें भी आपके साथ रहती हैं इसमें। फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपको बताया जाए उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करो, या फिर आपका एक क्वेश्चनियर इस तरह से रेडी होना चाहिए कि जहाँ पर आपका गूगल फॉर्म एक अवेलेबल है, आप सामने वाले बंदे की बातों को सुन रहे हैं और उसको नोट करते जा रहे हैं, या आप उसके अंदर क्वेश्चनियर इतना बढ़िया से बनाओ कि आपको क्लाइंट हो सकता है बढ़िया से डिलीवर ना कर पाओ, लेकिन आप उससे क्वेश्चंस करके पूछें। अब ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए जिससे आपको डिज़ाइन बनाने में बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि भाई उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, तो वो आप एक फील्ड बनाओ, ठीक है। या आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्या सोल्यूशन लेके आ रहा है। मैं सीधी सी बात है कि देखो, डिजिटल मार्केटिंग या UI UX डिज़ाइनिंग, ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं भाई, UX क्या है, इज़ ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड व्हाट यूज़र नीड्स, ठीक है। तो उसकी नीड क्या है उसको आपने समझा और आपने उसको डिलीवर कर दिया। अब मार्केटिंग क्या है, मैं एक सामान सेल कर रहा हूँ लेकिन उससे एंड यूज़र का कोई गोल कंप्लीट नहीं हो रहा, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो वो सामान आप क्यों खरीदोगे, नहीं खरीदोगे ना। भाई सीधी सी बात है, लेट्स से एक लिकर ब्रांड है या एक टोबैको ब्रांड है जो सिगरेट्स का ऐड करता है फॉर एग्जांपल, भाई मेरे पास तो उसका कोई वो है नहीं ना, तो मैं उससे इंगेज नहीं होगा, जिसका नीड होगा वो होगा उसके साथ। जो कोई एक प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है जिसका वो किसी के काम का ना हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई जैसे हम लोग चाहते हैं डॉट पेन चलाते थे, टिक टिक, जिसमें लोग ऊपर से प्रेस करते, आपका पेन बाहर आता है, पॉप हो गया, फिर आप बंद करते हो, चला जाता है वापस। अब जनरली लोग क्या करते हैं, खेलते खेलते उसका स्प्रिंग उड़ा देते हैं। अब एक वेबसाइट आती है कि जब हम पेन के स्प्रिंग देते हैं बंदा कहेगा कि भाई मैं तुम्हारा एक स्प्रिंग लेने जाऊँ से अच्छा पेन ना ले आओ तो ऐसा अगर तुम कुछ पढ़ाओगे तो क्या फ़ायदा उसका। तो इसका ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है तभी तो वो आपको पेन के अंदर डिलीवर हो रहा है, लेकिन इसका B2B बेनिफिट है, B2C नहीं है। यानी कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर तक डिलीवर नहीं कर सकता उस चीज़ को, कंज्यूमर को चाहिए एक, और जो मैन्युफैक्चरर है वो दे रहा है बिजनेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कि भाई मैंने आपको ढेर सारे पेन बना के दे दिए, आपकी चॉइस है, आप 5 रुपये का बेचो, 50 का बेचो, तुम्हारी चॉइस है ना। अब वो सोचो एक स्प्रिंग मैंने वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया कि भाई आपको स्प्रिंग चाहिए, आपके पेन का खो गया है, तो उसमें आने जाने में कॉस्ट, जो बेचारा डिलीवर करने आ रहा है पैकेज वो बेचारा दबा दबा देखो है क्या भाई तो इससे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। So, summary, user-centered design or UCD is an interactive design approach that focuses on developing an understanding of user requirements. An ideal UCD is empathic as it is inspired by the motivations and need of the people.
UCD releases creative abilities which results in concepts that have emotional meaning and are functional as well. Use of personas and prototypes are essentials is in carrying out UCD process. One of the best ways to evaluate the benefits of UCD is by calculating the return on investment. Following a user centered approach for mobile design is a guarantor of profit and success. UX incorporate learning from UCD into the UX design processes. IDEO, the famous design and development organization, follows the UCD approach by putting user first and following the experimentation and iteration approach. ग्राफिक डिज़ाइनर यहीं पर गलत होता है, वो डिज़ाइन को पहले रखता है, एंड यूज़र को बाद में सोचता है, ठीक है। जबकि हमेशा से ये सोचिए, मैं जब भी ग्राफिक्स के बच्चों के साथ जब मिलता हूँ मैं उनको ये कहता हूँ कि आप जो डिज़ाइन बनाए उसको देख के खुश नहीं होना, आप उसमें ये फाइंड आउट करें कि क्या आपके उस डिज़ाइन से कोई सेल परचेज अगर हो सकती है तो वो डिज़ाइन है, अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो जैसे अभी अगर हम लोग अरीना में यहाँ पर देखते हैं तो ये मॉडलिंग वगैरह वर्क शोकेस करने के लिए अच्छा है, बट इससे आप कुछ इंगेजमेंट नहीं ला सकते, इसमें कोई भी वाव फैक्टर नहीं है, ठीक है, कि भाई बंदा देखते मैं समझ अरे वाह क्या काम है? तो वो तभी हो सकता है जब आप कुछ बढ़िया सा एड कैंपेन बनाए। तो इंडिविजुअल जो हमारा ग्राफिक में जब हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट कभी भी आपका कंसिडर नहीं होता है, ऑलवेज आपका जो वर्क कंसिडर होता है दैट इज़ अ कॉम्पोजिशन। भाई आपने बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर एक लोगो बनाया तो लोगो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी विजिटिंग कार्ड पर प्लेस होगा, तो उसको प्लेस करके दिखाओ, किसी वेबसाइट में वो प्लेस होगा, किसी स्टेशनरी मटेरियल यानी कि प्रमोशनल मटेरियल में वो प्लेस हो सकता है ना। उसके बाद वो बैनर एड्स वगैरह जो बनते हैं, तो यानी कि एक ब्रांडिंग हमें बनानी चाहिए, ना कि हमें इंडिविजुअल इफेक्ट्स लाइक वाटर इफेक्ट बना रहे हैं, फायर इफेक्ट बना रहे हैं, मैट पेंटिंग बना रहे हैं, डिजिटल पेंटिंग बना रहे हैं, नहीं है इनका कोई काम मार्केट में। तो फिर पॉइंट आता है मैट पेंटिंग डिजिटल पेंटिंग क्यों सीख रहे हैं? भाई अगर आपका कोर्स है एनिमेशन VFX तो मैट पेंटिंग आपको बेनिफिट है, अगर आपका कोर्स है ही नहीं या आप जिस कंपनी में आगे जा रहे हैं वहाँ पर VFX का कोई काम ही नहीं है तो आप मैट पेंटिंग का कोई कभी यूज़ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप लगे पड़े हो उसके अंदर, सर मैंने 2 हफ्ते लगा के मैट पेंटिंग तैयार करी है, बहुत अच्छी बात है बेटा, कहाँ लगाओगे? कहीं नहीं। तो 2 हफ्ते लगा के आप एक ब्रांडिंग बहुत बढ़िया बना सकते थे कि आप उसको टी-शर्ट के ऊपर प्लेस करके दिखाओ लोगों को, है ना। सो जॉब इस बेसिस पर मिलता है ग्राफिक्स के अंदर। सो ये था आपका UXD प्रोसेस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। और देखेंगे कुछ चीज़ें। सो हमने UX डिज़ाइन ओवरव्यू एंड UXD प्रोसेस हमने देखा। आज हम लोग देखेंगे UI UX फॉर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। वैसे तो ये हमारा GWDD के अंदर आता है, बट आप लोगों के कंटेंट में भी कोडिंग का एक पार्ट आया है, सो इसलिए हम इसको गो थ्रू ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, यहाँ से हम लोग समझेंगे इसको और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। सो अभी आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ अ मोस्ट कॉमन UI ऑटोमेटिक टेलर मशीन विच इज़ कॉल्ड इन शॉर्ट ATM, ठीक है। अब लोग इसको कहते हैं एनी टाइम मनी, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म लोगों ने बनाई हुई है, बट वो नहीं है। वो होता है कि भाई जैसे COD कैश ऑन डिलीवरी या कॉल ऑफ ड्यूटी। तो जिसको जो समझ में आता है वो उसकी वो फुल फॉर्म बना लेता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और जिसको नहीं पता होता है वो उससे कन्विंस भी हो जाता है। हाँ सही कह रहा हूँ। ठीक है। सो अब ATM से हम सभी लोग ट्रांजैक्शन करते ही हैं, बट जब से डिमोनेटाइजेशन का दौर आया तो धीरे धीरे ATM से ट्रांजैक्शंस कम होते गए। अब ये इतने महान लोग हैं, ये अपने आप को एप्पल समझते हैं ATM वाले, जनरली बैंक ही तो देते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई अब जब तुम्हारा यूज़ ही इतना कम हो गया है तो भाई तुम्हें ट्रांजैक्शन के पैसे क्यों चाहिए? वो कहते हैं जी अगर आपका अकाउंट दिल्ली में है तो दिल्ली में ट्रांजैक्शन फ्री है, अगर यूपी में जाके निकालोगे तो पैसे लूँगा मैं तुमसे, चाहे सेम बैंक से निकालो चाहे दूसरे से निकालो। समझ रहे हो? अब बताओ ये क्या इनका लॉजिक है? जब तुम्हारा यूज़ कम हो गया तो तुम पैसे क्यों ले रहे हो? तो ये पैसे पता किस बात के लेते हैं तुमसे? जब इनका यूज़ नहीं हो रहा तो इनका खर्चा नहीं निकल रहा, तो ये तुम्हारे से अपना खर्चा निकालते हैं वहाँ का रेंट का, कि भाई जिसके आपने एरिया ऑक्यूपाइड किया होगा। एक टाइम था लोगों के अंदर ना ये होता था कि जो लोकेलिटीज़ में होते थे भाई मेरा अगर एक शॉप अवेलेबल है तो मेरे यहाँ ATM लग जाए,
ठीक है, आज की डेट में जहाँ पर कभी एटीएम दिखता था ना, वो जगह बदल चुकी हैं सब, एटीएम रीलोकेट हो चुके हैं उन जगहों से। ठीक है, बहुत रेयर होंगे जहाँ बचोगे, बचे हैं तो वो हमेशा वहाँ पर एक अलग ही डैंगलर लटका होता है, अंडर मेंटेनेंस आउट ऑफ सर्विस। क्योंकि भाई कोई निकाल ही रहा तो मैं ठीक ही क्यों करूँ उसको, छोड़ दो उसके हाल पे। ठीक है, बट यहाँ से कुछ सीखने वाली चीज़ें वो ज़रा देखते हैं। यूज़र इंटरफेस इज़ द मीन्स बाय विच अ यूज़र और एंड अ कंप्यूटर सिस्टम इंटरेक्ट्स। इट comprises both software and hardware components. So typically the UI comprises like जैसे कि the textual, graphical and auditory information the program presents to the user. Auditory में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना कि कार्ड जब आप इंसर्ट करते हो तो जो भी चीज़ें आप टैप करते हो वो आपको बोल के भी बताता है। दिस इज़ अ गुड UI एग्जाम्पल। लेट्स से आप फिजिकली एकदम फिट हैं, आपके साथ कोई भी किसी तरह का डिसेबिलिटी नहीं है, तो आप तो जस्ट देख के अपना काम चला लेते हो। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड पीपल भी हैं जो बेसिकली एटीएम से विड्रॉल करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो जो बटन प्रेस करते हैं ना, वो वहाँ पर बोलता है कि आपने क्या प्रेस किया है। फ़ोन में भी आता है, लेकिन फ़ोन में हमसे तो गलती से ऑन हो जाता है तो ऑफ़ करना ही भारी पड़ जाता है। लोग रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक्चुअली टू थंब पर चलता है, फिर वो एक्सेसिबिलिटी, इसको सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया था बहुत पहले। ठीक है, सो द टेक्सचुअल, ग्राफिकल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन द प्रोग्राम प्रेजेंट्स टू द यूज़र, द कंट्रोल सिक्वेंसेस दैट यूज़र एम्प्लॉयज टू कंट्रोल द प्रोग्राम। सो एटीएम को हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल से कैसा समझते हैं, देखो एक तो डिसेबल लोगों के लिए इसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दूसरा क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कैश विड्रॉल करने जाते हो, शायद ही कोई ऐसा तिरंगा एटीएम बनाओ जिसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर कैश विड्रॉल का बटन मिले। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको राइट हैंड साइड पर ही मिलेगा, यानी कि लेफ्ट साइड में भी बटन्स होते हैं, आप देख सकते हैं 4 बटन यहाँ पर है, 4 बटन यहाँ पर है और बाकी नीचे कीपैड रहता है ना। कुछ टच बेस्ड होते हैं और फिजिकल बटन भी देते हैं, कुछ सिर्फ टच देते हैं, बटन नहीं देते हैं, बट नीचे का तो कंट्रोल सभी लोग देते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी चेकबुक ओवर हो गई, आप फ़ोन से भी अपना नेट बैंकिंग में जाके कर सकते हो, नहीं तो जैसे आप एटीएम पर विड्रॉल करने का, या मेरी चेकबुक खत्म होने वाली, तो वहीं पर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्डर चेकबुक। ठीक है, आपने बटन प्रेस किया, आपकी चेकबुक ऑर्डर हो जाएगी। लेकिन ये काम कहाँ करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके नेटिव बैंक में। लाइक अगर पीएनबी में आपका बैंक अकाउंट है तो पीएनबी में ही आप वो चीज़ कर सकते हैं। दूसरे बैंक से सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। सो ये चीज़, सो लेस ड्रिवन, हर बंदा चेकबुक तो ऑर्डर करने आया नहीं है, उन्होंने ऑप्शनल रखा हुआ है, तो जिसको चाहिए वो लेफ़्ट में मिलेगा। जो राइट ड्रिवन चीज़ें हैं वो आपको वो ऑप्शन दिखाते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सो जैसे हम बोलते हैं ना कि 100 में से 95 जो लोग हैं वो राइट हैंडी है, 5% लेफ्ट हैंडी होते हैं हमारे, तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा राइट ड्रिवन चीज़ें मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे इसमें। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन इज़ द डिज़ाइन ऑफ वेबसाइट, अप्लाइंसेस, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो देखो वैसे तो हमारा कोर्स क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन इन वेबसाइट्स, बट हमने अप्लाइंसेस का भी बहुत जिक्र किया है ना, कि भाई रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, बहुत सारी जो घर में चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। तो यूएक्स हर जगह है, इवन कोई भी सेक्टर आज इससे अनटच्ड नहीं है। ठीक है, सो यूआई डिज़ाइन ब्रिंग्स टुगेदर द कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑटोमेटिक, यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर होता है या इंट्रैक्शन आर्किटेक्चर होता है, तो विजुअल डिज़ाइन होता है। सो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में क्या है कि इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड लेबलिंग कंटेंट इन द एन इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल वे। Interaction design, it focuses on creating engaging interfaces with well thought out behaviors. Visual design, it focuses on the aesthetics of a site and its related materials. The overall goal of the UXD is to make the user experience and interaction as simple as efficient as possible. So क्या होता है ना कि 3 चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग आज की डेट में GUI तक आए हैं। जैसे कि कंप्यूटर का जो सबसे पहला दौर था, जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तब चलता था CLI। ठीक है, सो याद होगा अगर हमारा आपका कोर्स क्या रहा है, UI UX रहा है ना, तो बहुत कम चीज़ें आपने यूज़ की। तो जैसे जनरली हमारे जो रिएक्ट के स्टूडेंट होते हैं, सो हम लोग काम क्या करते हैं, इसमें करते हैं।
तो कंप्यूटर जब कभी शुरू हुआ तो कंप्यूटर का ये था इंटरफेस, दिस इज कॉल्ड CLI, मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। आपको अगर कमांड पता है तो आप इसके आगे कुछ कर पाओगे, नहीं तो आप देखते रहो उसको बैठ के, क्या करना है मुझे, है ना। तो अब यहाँ पे कुछ करने के लिए यानी कि भाई यहाँ क्लिक कर लोगे, यहाँ क्लिक कर लोगे इसके अंदर। तो CLI से क्या हुआ कि सिर्फ वही लोग इंटरेक्टिव कर पाते थे जिनको पता है कि मुझे इस कंप्यूटर से क्या टास्क करना है। यानी कि आज की डेट में कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्यूटर में करियर बनाने के लिए कोर्स करने आते हो, ना कि कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर कोर्स करने आते हो। एक टाइम तो पहले कभी कंप्यूटर ऑन ऑफ करना ही सीख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। पहले अब तो ये बच्चा जानता है ना। तो उसको कंप्यूटर चलाने में दिक्कत नहीं है, उसको वेबसाइट डिज़ाइन करना है उसके लिए चाहिए। अब तो उसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं आज की डेट में। सो यहाँ पर जैसे लेट्स से मुझे डेस्कटॉप पर जाना है तो मुझे पता होगा ना कि डेस्कटॉप पर कैसे जाया जाएगा। मैंने लिखा CD और डेस्कटॉप, तो मैं कहाँ पर आ गया, डेस्कटॉप, है ना। तो CD क्या है इसके अंदर, अब CD ये वो वाली CD है नहीं कि हमने गोल वाली जो डिस्क होती थी हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क, और हम लोग डेस्कटॉप पर आ गए। सो बेसिकली क्या है ना, CD ड्राइव डेस्कटॉप पर हम लोग चले गए इसके अंदर। तो यहाँ पर अब आपको नहीं पता कि डेस्कटॉप पर हमने कौन कौन से डायरेक्टरी बनाए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, dir। तो हमारे सारे डायरेक्टरी सामने आ गए इसके अंदर कि डेस्कटॉप पर कौन कौन से फोल्डर्स अवेलेबल है हमारे, है ना। तो जिसको पता है वही तो कर पाएगा, अब जिसको पता ही नहीं इस ब्लैंक स्क्रीन के बारे में वो क्या ही करेगा यहाँ से। सो इसलिए 1995 में माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया विंडो का पहला इंटरफेस, विंडो 95, ठीक है। तो वहाँ पर जाके एक विजुअल जब दिखा कंप्यूटर स्क्रीन का, तो वहाँ पर ये आज तक वही चल रहा है। अब विंडो 11 में लाके इन्होंने चेंज किया, वैसे विंडो 11 में भी चेंजेबल है कि आप लेफ्ट में लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता था, स्टार्ट बटन लिखा आता था, स्टार्ट, कि भी यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। दिस इज़ अ टास्क बार, ये स्टार्ट बटन होता है, और इसको हम बोलते हैं सिस्टम ट्रे, ठीक है। हम आज के सब चला रहे लेकिन हमें पता नहीं होता इसको क्या बोलते हैं। सिस्टम ट्रे क्या होता है कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो आपकी यहाँ पर आती रहती हैं और एडिशनल चीज़ आपको यहाँ पर दिखती हैं। क्योंकि सिस्टम ट्रे में सारी चीज़ डालेगा तो ये टास्क बार में जगह नहीं बचेगी। क्योंकि पहले के टाइम में अगर देखा जाए तो फर्स्ट मॉनिटर का साइज़ ये था 800 बाई 600। अब इतनी सी स्क्रीन में आप क्या क्या काम करा लोगे। विजुअल्स बड़े हाई डेफिनेशन हुआ नहीं करते थे, तो स्टार्ट बटन भी ये बड़ा आता था। अब तो तुम्हारा छोटा सा खाली विंडो का आइकन रह गया। तो पहले स्टार्ट भी लिखते थे, आगे विंडो का आइकन भी होता था, है ना। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट को ये पता है कि भाई इतने लंबे टाइम से हम विंडो चलाते जा रहे हैं, तो अब मुझे स्टार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट को ऐसा बनाओ कि यूज़र माउस लेके जाए, लिखा आ जाए, ठीक है, टूल टिप फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें, तो आगे देखते हैं। द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द मोस्ट यूजर इंटरफेसेस आर एज फॉलोज: इनपुट कंट्रोल, नेविगेशनल कंपोनेंट्स, इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स एंड कंटेनर्स, ठीक है। तो भाई अगर आपको कहीं पर कुछ करना है तो आपने यहाँ पर इनपुट कंट्रोल, लेट्स से कि भाई मैंने यहाँ पर एक सर्च फील्ड बना दिया। नेविगेशनल कंपोनेंट कि भाई मेरे को कहाँ जाना है, क्लिक करके, जैसे एक वेबसाइट के अंदर हम लोग देखते हैं। इन्फॉर्मेशनल कंपोनेंट्स के अंदर जैसे आपने यहाँ पर लेके गए, ये क्या है जी मुझे नहीं पता, मैं पहली बार कंप्यूटर, अच्छा रीलोड दिस पेज है ना। और कंटेनर्स जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन कंटेन हो रखी है। सो पार्ट्स ऑफ यूजर इंटरफेस डिज़ाइन। इनपुट कंट्रोल से हमारा मतलब क्या है? इनपुट कंट्रोल्स डिफाइन द वे द सिस्टम कैप्चर्स द इंफॉर्मेशन। दीज आर द इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द यूजर इंटरफेस। सो एलिमेंट्स लाइक बटन, रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस। बटन्स में क्या है कि इट कैन बी प्रेस्ड और क्लिक्ड बाय द यूजर टू परफॉर्म एन एक्शन। रेडियो बटन, it allow the user to select one item from a set. Checkbox, it allows the user to select one or more options from a set. Next, drop down list, it allow user to select one item at a time, similar to radio buttons but is more compact, allowing to user to save space. अब रेडियो बटन में क्या होता है कि जैसे जनरल लोग जो प्रेफर करते हैं बहुत छोटे माइक्रो टास्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक जैसे कोई क्विज हो गया, ठीक है। अब क्विज में कभी ऐसा तो होता है कि भाई 8 उसके आपने आंसर दे दिए कि भाई बंदा खेल रहा है उसमें बैठ के, वो बेचारा 4 में कन्फ्यूज़ होता है। वो तो कहता है जी बिग उसकी तरह क्या बोलते हैं ना, KBC की तरह 50-50 हो जाए, वो उसमें भी यही चाहता, तो 4 में बेचारा कन्फ्यूज़। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो ड्रॉप डाउन हमारा बना वेबसाइट्स के अंदर, ये आपका बहुत ही कम जगह में फिट हो जाता है और उसके अंदर आप कितनी भी इन्फॉर्मेशन जो ओवरफ्लो रहती है उसको हाइड कर सकते हो।
एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझो कि भी हम अपना अरीना का एग्जाम्पल लेते हैं, abstract.asia, और यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पर हम बात करते हैं एकेडमिक्स के अंदर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की। सो आप देखेंगे यहाँ पर 4 ड्रॉप डाउन है। अब सोचिए कि अगर ये सारे कोर्सेज यहाँ पर लिखे होते और उसमें जाके आप चूज़ करते को तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारा कंटेंट है ना। हमने यहाँ से चूज़ किया एग्जांपल के तौर पर UI UX हमें कहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर फिर हमारे लेवल्स हैं, ठीक है। लेवल्स में हम लोग जाते हैं, फिर इसके अंदर हमारे मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल में हम लोग जाते हैं, फिर इसके अंदर हमारे सेशंस हैं। अब अगर ये यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर इतने सारे कंट्रोल यहाँ होते स्क्रीन के ऊपर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। अब मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल आपको दूंगा। कभी फाइटर प्लेन का कॉकपिट देखा है? मूवी में देखा हो? नहीं देखा? मूवी में भी नहीं देखा कभी? अच्छा, नहीं देखते, वेरी गुड, देखना चाहिए। कॉकपिट, और यहाँ पर लोग देखेंगे इमेजेस। चलिए, दिस इज द कॉकपिट ऑफ रैप्टर F-35। हेल लॉट ऑफ स्विचेस। बंदा कंफ्यूज, भाई प्रेस क्या कर रहे हमारे जैसे के लिए। बट यहाँ पर सारी चीज़ें फिजिकली सामने क्यों हैं? क्योंकि फाइटर जेट जो चला रहा होता है ना, उसको सेकंड के हिस्से में डिसीजन लेना होता है। क्योंकि हम लोग मैक्स स्पीड पर होते हैं, और इतनी स्पीड में अगर आप जा रहे हो तो आप सोचोगे जी 2-3 सेकंड सोचता हूँ मैं, तब तक तो तुम हो गया तुम्हारा काम, है ना। तो यहाँ पर हम फाइटर जेट जो चला रहे पर्सन, जो पायलट है, उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते भाई यहाँ जाओ ड्रॉप डाउन में, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से फिर मिसाइल ट्रिगर होगा हो गया काम। तो हम क्या देते हैं उसको, सारी चीज़ें इस तरह से कि भाई हर चीज़ फिजिकल बटन पर अवेलेबल है, टच पर भी नहीं। कि पता चला गलती से हाथ लग गया, 2 मिसाइल डिप्लॉय हो गए और नीचे एक शहर साफ कर गया वो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो हाईली सेंसिटिव वेपन्स होते हैं उसके ऊपर भी कवर रखते हैं, सो दैट कि पहले वो उसको फ्लैप को ओपन करे इंटेंशनली, ये नहीं कहते बाद में आके जी गलती से हो गया थी मुझसे कि भाई तूने खोला तब बटन दबा, ऐसे नहीं दबा। तो समझ में आया। तो यहाँ का UX भी है, यहाँ भी एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। मैंने आपको बता दिया क्यों ऐसा बनाया गया है इसको, हम इसको ड्रॉप डाउन में क्यों नहीं डाल के दे रहे हैं। यहाँ लड़ाई छिड़ी पड़ी है, वो बेचारा ढूंढ रहा है, सर ऑप्शन नहीं मिल रहा इसमें है ना। तो गड़बड़ हो जाएगी बेचारे के लिए, है ना क्योंकि फाइटर जेट से ज़्यादा जो कॉस्ट आती है ना, वो पायलट की होती है। क्योंकि फिर से एक नया पायलट तैयार करना, आपके कई सालों का मेहनत उसके पीछे। तो हम कहते हैं कि भाई इजेक्ट करो, प्लेन को जाने दो। पैसे की वैल्यू नहीं है, टाइम की वैल्यू है। यहाँ पर पैसे की वैल्यू नहीं, पायलट की वैल्यू है, ठीक है। तो पायलट को बचाओ, प्लेन को नहीं, ठीक है। लेकिन पायलट को इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि वो ना एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड तक उसको रिकवर करने का ट्राई पूरा करता है। जब नहीं होता तब वो इजेक्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो इजेक्ट कर रहा है तो उसके पीछे कितना बड़ा लॉस है। अगर है चांसेस तो डेफिनेटली ट्राई करेगा, अदरवाइज तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ज़्यादा हाइट पर निकला तो भी मरेगा, और ज़्यादा नीचे जाके निकला तो भी मरेगा। क्योंकि हाइट पर निकलेगा तो आप, सीधी सी बात है, अगर हम लोग एक कार अगर 100 की स्पीड पर चलाते हैं तो हम सीट पर पीछे चिपक जाते हैं। अब ये तो 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा होता है, सोचो कि कितना जी फोर्स होता होगा, है ना। तो जैसे ही आप कॉकपिट से बाहर आए, एयर के कांटेक्ट में सबसे पहले आपकी गर्दन टूटती है, और 90% चांस है नेक टूटेगी ही टूटेगी, ठीक है। फिर आपकी स्पाइन टूटेगी जैसे आप इजेक्ट करोगे। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, आसान नहीं है तो बट ये सारी प्रैक्टिकलिटीज़ बता रहा हूँ कि इतना कुछ जुड़ा होता है आपके साथ। मेडिकल इंजरीज हो सकता है कि होल लाइफ अगर आप बच भी गए तो आप कभी चल ही ना पाओ, इतनी सारी चीज़। तो ये सारे डिसीजन बंदा ले रहा होता है, उसके बाद जाके वो निकल रहा होता है। सोचो, उसको पता है ये होगा।
बाकी किस्मत है कि सेफली बिल्कुल लैंड कर गया, बंदा बच गया। तो जैसे मूवी दिखाते हैं टॉप गन कि भाई टॉम क्रूज निकले प्लेन में से और एकदम मस्त, हाँ भाई तू तू भी नीचे क्यों आया। तो बंदे को तो पता ही नहीं होता कि भाई मेरे साथ हुआ क्या, कहाँ पे निकला कहाँ पे नीचे पहुंचा। चलो, तो यहाँ का हमने यूएक्स समझा कि यहाँ पर फिजिकल क्यों है चीज़ें, क्योंकि अगर वो बंदा यहाँ पर हसल कर रहा है, ड्रॉप डाउन के अंदर ढूंढ रहा है जाके जी पहले मैं यहाँ से चूज़ करूँगा, कहाँ गया जी हमारा वो वेबसाइट, अगर बंद कर दिया क्या हमने, अरे नहीं यार, एक सेकेंड, 1 2 3, ओ हमने बंद कर दिया। तो जैसे पहले वो चूज़ का टाइप ऑफ मिसाइल, देन फिर उसका दिख रहा है इम्पैक्ट ऑफ कितना होगा उसके अंदर, फिर वो उसके अंदर जाके चूज़ कर तो बेकार है, रहने दो, वापस आ जाओ मिशन अवार्ड। चलो, अब एक और छोटा सा एग्जांपल देखें यहाँ पर, ये देखते हो, ये हम लोग अंदर से कॉकपिट का व्यू देख रहे हैं पायलट के, पहले हम लोग देख रहे थे कॉकपिट व्यू, अब कॉकपिट हम लोग देख रहे हैं पायलट का व्यू। सो बेसिकली ये क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, दिस इज़ अ ऑक्सीजन पाइप, ताकि आप जब हाई ऑल्टीट्यूड पर बहुत तेज़ी से फ्लाई करो तो आपके बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नीचे खींच रहा होता है और आप उसके अगेंस्ट ऊपर अपने आप को खींच रहे होते हैं। तो जैसा होता है नॉर्मली हमारा ब्लड पूरी बॉडी में पंप हो रहा होता है, तो जैसे होता है ना कि आपके घर में एक ओवरहेड टैंक होता है, तो उस ओवरहेड टैंक तक पानी पहुंचाने का काम कौन करता है, मोटर करता है जो उसको पंप कर रहा है। तो हमारे अंदर पंप क्या है, दिल है हमारा, उतनी स्पीड पर उतने जी फोर्स पर आपका ये सिस्टम गड़बड़ होने लग जाता है। तो स्पेशली जी फोर्स को रिड्यूस करने के लिए ये सूट बनाते हैं, ठीक है। आप देखना फाइटर पायलट कभी है ना ऐसा नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के नहीं बैठे होगा बंदा, वो प्रॉपर एक यूनिफॉर्म में होता है अंदर, और उसके ऊपर से ये जी फोर्स कंट्रोल करने के लिए सूट होता है स्पेशली। इसके बाद ये आप देख रहे हो ब्लैक वाइजर, तो जैसे हमारे बाइकर्स तो धूप से बचने के लिए लगा लेते हैं थोड़ा सा हवा, ये धूप से भी बचने का काम करता है। प्लस इसके अंदर जब आपने ये ब्लैक वाइजर लगा लिया तो आपको आगे की तो कंट्रोल दिखते ही नहीं ना, फिर क्या है आपके आगे, है ना, क्योंकि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पर होते तो रोशनी धूप की इतनी तेज़ होती है कि आप ब्लाइंड हो जाते हो। जैसे ऐसा समझो कि रात में कार चला और सामने से एक भाई साहब फॉर्च्यूनर आती है जिसमें फ्लिप्स की एलईडी लाइट लगे, आप थोड़ी देर के लिए क्या हुआ समझ नहीं आया, उसने कहा फ्लैश मार दिया आपको, तो इतनी तेज़ आपको डे लाइट हिट करती है। तो ये क्या काम करता है वाइजर, आपको उस डे लाइट से बचाता है ताकि आप ब्लैकआउट ना हो जाओ। तो जब आप ब्लैकआउट हो ऑलरेडी वाइजर ऑन करने के बाद, तो कंपोनेंट्स आपको फिर उस वाइजर में ही दिखते हैं सारे, ठीक है। अब इसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, फाइटर प्लेन में एक टरेट जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं गन, जो 1 मिनट में कम से कम 2000 से 3000 राउंड फायर करती है, ठीक है। शायद 1 सेकंड में 300 राउंड समथिंग, वो कुछ ऐसा उसका कैलकुलेशन होता है बहुत हाई स्पीड से। अब आप ये सोचो कि आप प्लेन भी उड़ा लो, ऊपर से निशाना भी लगा लो, जैसे मूवी में दिखाते हुए निशाना लगा रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अलग तरीका है। आज के बाद सारा कुछ इतनी स्पीड में कंप्यूटर बेस्ड होता है चीज़ें, सारा एमिंग वगैरह सब कंप्यूटर अपना आप लॉक करता है। तो उसमें क्या होता है कि आप ये सोचें कि इस तरह से फ्लाई कर रहे हैं स्ट्रेट, और आपके यहाँ से आपको कोई इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, तो आप सीधे जा रहे हैं, मिसाइल इधर से इंटरसेप्ट करे तो आप सोचो कि मैं प्लेन घुमा के लाऊंगा फिर निशाना लगाऊंगा। तो देखता हूँ जब हम लोग कोई हाई स्पीड में कार या बाइक चलाते हैं, फिजिक्स आपको मुड़ने नहीं देती जब तक आप उस मोमेंटम को ब्रेक नहीं कर लेते हो। टर्न लेते वक्त आपको स्पीड घटानी क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको पता है आपका व्हीकल मुड़ेगा ही नहीं, मुड़ेगा तो आप गिरोगे, क्योंकि आप तो सीधे जा रहे हो ना, व्हीकल का हैंडल मुड़ेगा, आप सीधे निकल जाओगे, व्हीकल मुड़ के टूट वहीं गिर जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने आपको स्लो डाउन करना पड़ता है टर्न लेने के लिए। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ काम करती है, आपको एयर ब्रेक का इस्तेमाल करके टर्न होना पड़ता है। तो अब जब तक आप ये लोगे तब तक तो मिसाइल तो 6 मैक की स्पीड पर आ रही है ना, उसको कैसे आप कर लोगे कंट्रोल। सो आपने बस उधर देखना है वाइजर में, वो अपना आप टारगेट लॉक कर लेगा, मिसाइल अपने आप उसको कंट्रोल कर लेगा। सो 12 लाख US$ का ये जस्ट हेलमेट होता है, ठीक है। F-16 की बता रहा हूँ, 35 का तो बहुत एक्सपेंसिव आता है। और इसके साथ ना एक वायर होती है जो आपके कॉकपिट के कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, जो मेरे न्यूरॉन्स को ट्रैक कर रहा होता है कंप्यूटर कि मेरे ब्रेन में क्या कैलकुलेशन चल रहा है। आप जब प्लेन उड़ाने जाते हैं ना, आपके दिमाग में कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, प्लेन मतलब प्लेन, दैट्स इट। आप कोई टेंशन लेके प्लेन नहीं उड़ा सकते, क्योंकि कंप्यूटर कंफ्यूज होगा आपके डिसीजन से, ठीक है। कितनी बड़ी इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया तुम्हारे साथ, भूल जाओ, नहीं तो तुम ब्रेकडाउन कोई सेकंड चॉइस नहीं आपके पास। तो आप सीधे
कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। तो आपके जो जितने न्यूरॉन्स हैं ना, एआई, एमएल, एआई क्या है, ये सब मशीन लर्निंग में क्या चल रहा है, ये सब न्यूरॉन्स ने, हम जो सोचते हैं उससे जल्दी हमारा रिजल्ट चैट जीपीटी निकाल के कैसे दे देता है, क्योंकि ये मशीन को ट्रेंड किया गया है, हमारे से ज़्यादा न्यूरॉन्स इसके पास हैं उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ऐसा समझो कि डिजिटल वर्ल्ड का डॉक्टर स्ट्रेंज की भी मैंने इतनी हज़ार पॉसिबिलिटीज़ देख ली, मतलब मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ निकालता है ना इतनी देर में, ऐसे करके वो काम हमारा चैट जीपीटी कर देता वो वाला सिस्टम है कुछ। सो इस तरह से चीज़ें हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हेलो, गुड मॉर्निंग, इधर आते हैं। सो ड्रॉप डाउन का हम लोगों ने देखा कि ड्रॉप डाउन से हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि कम एरिया के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस यूज़र को ऑफर कर पा रहे हैं, है ना। ड्रॉप डाउन बटन, इट व्हेन क्लिक डिस्प्लेज और ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइटम। लिस्ट बॉक्स, एक होता है आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन के साथ में एक हैंगिंग बटन होता है जो बताता है कि इस पर क्लिक करो नीचे लिस्ट खुलेगी। एक होता है कि माउस ओवर पर ड्रॉप डाउन खुल गया। एक होता है कि हमारा फॉर्म के अंदर जो ड्रॉप डाउन के साथ एक हैंगिंग बटन होता है, हम लोग उसको क्लिक करते हैं उसके बाद खुलता है। तो जैसे अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा है तो मैंने सिखाया हुआ है, ऐसा नहीं है, मैं दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली समझो इस चीज़ को। यहाँ पर आप जाएँ, आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रोल मिलता है विच इज़ ड्रॉप डाउन अल्फ़ाबेटिकली, यस वी है। सो अभी आप यहाँ नोटिस करेंगे कि अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरा ड्रॉप डाउन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन बट जो हमारा दूसरा होता है कि मैं चाहता हूँ सिर्फ इस पर ये फंक्शनल हो, इस पर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे ना स्प्लिट बटन, तो देखो नहीं चल रहा ना, लेकिन यहाँ चल करेंगे तब वर्क करेगा। आगे चलते हैं। लिस्ट बॉक्स, इट इज़ अ बॉक्स on the screen that contains a list of options. It allows the user to select one or more items from a list. जैसे एग्जांपल के तौर पर ड्रॉप डाउन के अंदर तो भी आपकी लिस्ट ही ओपन होती है, लेकिन लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, ड्रॉप डाउन नहीं होगा, आपके 4 से 5 ऑप्शंस उस एरिया में अवेलेबल होंगे जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने क्या आइटम पिक करना है। तो VS कोड के थ्रू अगर मैं आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट अगर कर दूँ तो एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि हमने सेलेक्ट टैग लिया और मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ इसको साइज़ इज़ 4 और मैं यहाँ पर ऑप्शन टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ आइटम 1 और अभी हम इसको लाइव सर्वर पर अगर लेके जाते हैं, सो दिस इज़ अ लिस्ट बॉक्स, ठीक है। तो आपके पास एक ऑलरेडी एक्सपेंडेड मोड में है ना कि कितने आइटम दिखाने हैं, बाकी रेस्ट आइटम आपके स्क्रॉलेबल रहेंगे इसके अंदर। देन क्या है, टेक्स्ट फील्ड, इट इज़ अ बेसिक टेक्स्ट कंट्रोल दैट अलाउज द यूज़र टू एंटर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। तो जैसे स्मॉल अमाउंट की बात आई तो जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें, और जैसे आपको पूरी कहानी लिखनी हो तो क्या होता है, टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट, सर्च फील्ड, it allows user to enter a keyword or phrase and submit it to the search the index with the intention of getting back the most relevant result, जो कि आप गूगल में करते हो, फ्लिपकार्ट में करते हैं, अमेजोन में ट्राई करते हैं। ब्रेड क्रम, ठीक है। तो जब हमने बूटस्ट्रैप पढ़ा था तो मैंने आपको ब्रेड क्रम भी पढ़ाया था। ब्रेड क्रम क्या काम करता है कि भाई आप किस पेज से कहाँ पर हैं। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर फ्लिपकार्ट, हम फ्लिपकार्ट में अगर इस फ़ोन पर आते हैं तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, होम, मोबाइल एंड एक्सेसरीज एंड मोबाइल, है ना। आगे बढ़ेंगे, पेजिनेशन, तो आप ये भी जानते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तब हमें पेजिनेशन दिखाई देता है। सो अभी हम लोग पर्टिकुलर Realme P1 Pro 5G देख रहे हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, अब मिलेंगे। हमने बोला AC, कौन सा AC नहीं पता, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे पेजिनेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगा इस केस में। सो जैसे मैं हमेशा, मेरा एक फेवरेट सेगमेंट रहता है टी शर्ट्स, तो इसमें आप देखते हो कि आपको नंबर ऑफ पेजेस और ऊपर क्वांटिटी, जैसे 39,539 टी शर्ट्स एट प्रेजेंट इनके पास अवेलेबल हैं। 2 दिन बाद चेक करना 14-15 हज़ार होंगी, इतनी बिक जाएंगी, गारंटेड है। आज स्टॉक लोड हुआ है, ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं डेली चेक करता हूँ उसको पढ़ाने के एग्जाम्पल के तौर पर, तो दिखता है कि कल ये 15-16 हज़ार थी। तो सोचो इतना लॉट अपलोडेड है, अलग अलग सेलर्स हैं जिन्होंने लाइव किया हुआ है, ठीक है। तो
Breadcrumb, it is a navigation aid that allows the user to keep track on his location within programs. सो जैसे हमारी वेबसाइट है ऐप ट्रैक, तो हमने इसके अंदर भी इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है कि हम कहाँ हैं उस पर्टिकुलर विजिटर को ये पता चले। तो लेट्स से मैं एकेडमिक्स में आता हूँ, तो यहाँ लिखा है होम, एकेडमिक्स, अटेंडेंस, एंटर सेशन वाइज अटेंडेंस। ब्रेडक्रम्ब है ना पूरा यहाँ पर अवेलेबल। आपको जिस भी स्टेप पर पीछे जाना होगा तो वो आपका फंक्शनल होगा। यहाँ से आगे देखेंगे पेजिनेशन, इट डिवाइड्स कंटेंट इनटू डिस्क्रीट पेजेस, इट अलाउज द यूजर टू स्किप बिटवीन पेजेस और गो इन ऑर्डर थ्रू द कंटेंट। तो मान लीजिए कि जैसे फ्लिपकार्ट के पास हमने देखा यहाँ पर 39,539 टी शर्ट्स हैं, और वो कहता है भी एक बार में यूज़र क्लिक करेगा सारी दे दो दिखाने के लिए। ना तो उसका सर्वर इतना लोड झेलेगा, ना ही एंड यूज़र का कंप्यूटर इतना डेटा रेंडर कर पाएगा। तो क्या कर दिया जाता है, लोड बैलेंसिंग। भाई सीधी सी बात है, आप किसी शॉप पर कुछ लेने जा रहे हो, आपको एक प्रोडक्ट दिखाया जाता है, आप कभी खुश नहीं होते, भाई सर कुछ और दिखाओ, ताकि मुझे ये वो कि लेने के बाद कि भाई मैंने बेस्ट चूज़ किया है। एक होगा तो पता चला मेरा कट गया, मुझे कैसे पता चलेगा। अब वो तुम्हें 4 दिखा दे, यार अच्छा तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, अब जो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसका मेरा बजट नहीं है। अब आप बाइंग डिसीजन है वो चेंज कर दोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि शायद एक हफ्ता वेट करके मैं ये खरीद सकता हूँ या सकती हूँ, तब आप उसको लेना पसंद करोगे, आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। 2 में आप डिसीजन कर लोगे। अब इसका दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से एग्जांपल के लिए कि आईफोन 16 लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट मंथ के 2nd वीक के अंदर या 1st वीक के एंड में आने वाला है। अब जिस जगह पर आप देखने गए वहाँ पर 2 ही आईफोन 16 है और तुम्हें चाहिए, क्योंकि जनरली टशन के लिए तो लेते हम लोग आईफोन, कहते सर 2 ही हैं, लेना तो बताओ, तुम ले लोगे। अब मेरा कमरा भरा पड़ा आईफोन से, अरे इसका तो बहुत बड़ा, बाद में आएंगे ले लेंगे, ठीक है। तो कई बार नीड जनरेट की जाती है, तो जब कहते हैं ना फ्यू आइटम्स लेफ्ट, आप फटाफट खरीद लेते हो, ये ख़त्म होने वाले हैं। और हो सकता है कि आपको यकीन दिलाने के लिए थोड़ी देर के लिए स्टॉक आउट भी कर दें कि भी ख़त्म हो गया, सोल्ड आउट, है ना। लेकिन फिर आप पेज रिफ्रेश कर जाते हो तो आपके पास आ जाता है डेटा, ठीक है। हाँ करते हैं, अरीना भी करता है। प्राइवेट कॉलेज क्या होता है, वे आप आओगे तो आपने, अरे बैच स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम्पल तो मैं तो अपने पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि किसी भी चीज़ में अपने आप से ऑनेस्ट रहो, है ना। तो मैं जनरली अपने ब्रांड के अंदर कमियां बताता हूँ कि वेबसाइट में ये कमी है, इसको बेटर किया जा सकता है। चलो आगे देखेंगे ऑप्शंस। टैग्स अलाउ यूजर टू फाइंड कंटेंट इन द सेम कैटेगरी। तो टैग्स जैसे कि टी शर्ट, ठीक है। अब जैसे इसको हम कैसे और बेटर वे में समझें, तो इसके लिए हम लोग एक आते हैं ANI न्यूज़ की वेबसाइट में, और यहाँ पर हम पर्टिकुलर कोई भी एक न्यूज़ यहाँ पर ओपन करते हैं। क्या दिखाई दिया, टैग्स, है ना। अब टैग का मतलब क्या है कि अगर मैंने इस टैग को टारगेट किया, जब से ANI चला है टिल डेट तक, चाहे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने या मुख्यमंत्री थे गुजरात के या जो भी थे, वो सारी न्यूज़ इनसे रिलेटेड यहाँ पर दिखेंगी आपको। 834 पेजेस हैं, एक पेज पर कितनी न्यूज़ है, मल्टीप्लाई विद 834, आपको पता चल जाएगा इतना न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से रिलेटेड लिखा गया है। तो टैग का मतलब समझ आया, जिसकी हेल्प से हम लोग चीज़ों को इजीली फाइंड कर लेते हैं। अब यूट्यूब के टर्म में टैग को समझते हैं। आप देखते हो टैग्स लगे होते हैं, कन्फ्यूज़न लोग कर लेते हैं कि कीवर्ड और टैग बोथ आर सेम। नहीं, कीवर्ड इज़ अलग, टैग्स इज़ अलग। टैग मतलब ऐसा समझो हैशटैग अरीना, ठीक है। अब अरीना सिर्फ मेरा ही तो नहीं है ना, अरीना बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो उस हैशटैग के ऊपर जो भी हैशटैग अरीना लिखेगा सबके वीडियोस उस पर आएंगे, ठीक है। अब एक होता है ब्रांड स्पेसिफिक कि भाई किसी ने बना लिया, ठीक है। जैसे विराट कोहली और अनुष्का के साथ वरिष्ठ का उन्होंने अपना बनाया हैशटैग वरिष्ठ का, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो उनका पर्सनलाइज्ड हो गया। अब कोई हैशटैग पर भाई सब वहाँ पर कोई और उनके तो गलत होगा ना, उसका फ़ायदा नहीं है। लोग उसके भाई साहब अगर डाल भी दिया उसने गलती से अपने उसमें वायरल होने के लिए, इतना लिखेंगे तो वो वैसे फेमस हो जाएगा। करते हैं लोग बहुत जानबूझ के ऐसा।
कहते भाई साहब मेहनत करके भाई साहब रैंक करोगे तो टाइम लगेगा, दूसरे तरीके लगाते हैं। तो जैसे कोई क्या होता है ना, खामा खा किसी फिल्म स्टार के ऊपर कुछ बोल देगा, ठीक है, बस वो एक हफ्ता भी अगर उसका कंटेंट स्क्रॉल हो गया, वो हो गया उसका काम। ऐसा लोग करते हैं कि भाई नाम दोनों तरीके से होता है, बदनाम हो जाओ तो भी होगा, मेहनत करो तो उसमें टाइम लगेगा, तो शॉर्टकट इसको हम बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, कि भाई वाइट हैट से काम नहीं बनना दूसरा तरीका, मानी कि उंगली तेरे से करोगे ही निकला एग्जाम्पल अच्छा नहीं देते ना, एग्जाम्पल अच्छा होना चाहिए। देखो सीधी सी बात है यार, हमारे पास जब ऊपर वाले ने 5 उंगलियां सेम नहीं दी तो क्लास के अंदर 5 बच्चे जब एकदम ऐसे नहीं होंगे जिसको एकदम एक एग्जाम्पल से सब बंदा कनेक्ट हो जाए। मैं एक चीज़ को कन्वे करने के लिए आपको 1 2 3, अब जैसे आपका UX फोल्डर तुम्हें फाइटर जेट का कोई एग्जाम्पल नहीं देगा, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग, क्योंकि मैं टेक्निकल पर्सन हूँ। तो टेक्नोलॉजी में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कंट्रोल देने की मतलब चीज़ एग्जांपल देने की कोशिश करोगे ना किसी को, तो उसको तब जाके चीज़ें समझ में आती हैं। और जैसे एग्जांपल आपके घर में अगर माइक्रोवेव है और वो माइक्रोवेव के साथ साथ कन्वेक्शनल है, कन्वेंशन है उसका ना, तो उसमें क्या होगा कि आपका ग्रिल भी कर पाओगे, है ना, आप रोस्ट भी कर पाओगे, आप रीहीट भी कर पाओगे, आप बेक भी कर पाओगे, यानी कि तंदूर हो गया ना पूरा एक तरह का इलेक्ट्रिक सम सॉर्ट ऑफ। आप LG का एक लेके आते हो 30 लीटर, उसके अंदर 360 ऑटो कुक मेन्यूज़ हैं। मतलब क्या हुआ कि मैं 360 तरह की डिशेस उसके अंदर बना सकता हूँ। तो क्या वो तुम्हें 360 बटन्स देते हैं? नहीं देते ना, क्योंकि भाई माइक्रोवेव ही तो है ना भाई, ऐसा तो नहीं कि पूरा कमरा है लो भाई जाओ वहाँ जाके बटन दबा के तो वो क्या करते हैं, लिखते हैं कि भाई अगर आप नंबर 12 प्रेस करोगे तो आप केक मोड में आ जाओगे, और वहाँ पर फिर आपका जो टाइमर वाइमर होगा उसमें अपना वेट सिलेक्शन डालो कि भाई 200 ग्राम 300 ग्राम कितना आपने मटेरियल उसमें डाला है, वेट सिलेक्शन और आपका टाइमर उसके हिसाब से सेट। तो ऑटो को क्यों बनाया गया? क्योंकि माइक्रोवेव आज भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, समझ ही नहीं आता। वो फिर बाद में चाहे वो कितना अच्छा ले आए शॉपकीपर, उसको दुनिया जान के बेनिफिट गिरा दे, वो बाद में उसके अंदर चाय पानी ही गर्म करेगा और कुछ नहीं। चाय ठंडे के लिए गर्म कर ला, दूध पीना तो गर्म कर लो, खाना फ्रिज में रखा गर्म कर लो, ऐसा तो कुछ नहीं करता। अच्छा, सबसे बड़ी कमाल की बात, लोगों को ये भी नहीं पता कि माइक्रोवेव काम कैसे करता है। हमें तो माइक्रोवेव्स होती हैं, लेकिन वो करती क्या है, तो उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए करती क्या है वो माइक्रोवेव। तो किसी को नहीं पता, पता तो बहुत गिने चुने लोगों को पता है कि वो एक्चुअली में करते हैं। अब ये साइंस है, माइक्रोवेव वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट करता है, यानी कि अगर आपके फूड में अगर मॉइस्चर है, पानी है, वो उसको गर्म करता है। तो इसलिए लोग कहते हैं अरे यार पता है माइक्रोवेव बड़ी अच्छी चीज़ है, डब्बा गर्म नहीं होता खाना गर्म हो जाता है क्योंकि डब्बे में पानी था नहीं इसलिए वो गर्म नहीं होता। और जैसे आप समोसा गर्म करो माइक्रोवेव में, पापड़ी में मैदा होती है, जो आप उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है तो वो गर्म होता नहीं। अब आप आलू खा लो, आलू में मॉइस्चर है वो गर्म होगा, तो अपने आप को डैमेज कर लोगे आप। 30 सेकंड वाला भी आप समोसा नहीं खा सकते उसके अंदर। पैटीज़ आप ऑर्डर करो, बाहर से ठंडी अंदर से गर्म मिलेगी तुम्हें, क्योंकि जहाँ पर पानी होगा वो उतने ही एरिया को गर्म करता है। ये है माइक्रोवेव की फंक्शनिंग। अब एक बहुत बड़ा मिथ है यार, माइक्रोवेव में अगर आप खाना बना रहे हो सो आप कैंसर को दावत दे रहे हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट के अंदर। तो लोगों ने माइक्रोवेव को लेना बंद कर दिया। जबकि कमाल की बात यह है कि माइक्रोवेव में खाना जो आपको नुकसान देता है वो क्या होता है कि आप किस तरह के कंटेनर में इसको यूज़ कर रहे हो प्लास्टिक क्या है आपका। तो लोग क्या करते हैं, जैसे लेट्स से हमने अपने घर में कहीं से फूड ऑर्डर किया, ठीक है, तो किसी ढाबे से, तो कंटेनर आता है, बंदे ने डब्बा उलट के देखा पीछे, अच्छा इस पर माइक्रोवेव लिखा हुआ है, ठीक है, तो चलो रख लो उसको संभाल के। अब वो बेचारा काले कलर का डब्बा है या सफ़ेद कलर का डब्बा है, वो उसमें लगा पड़ा है खाना गर्म करने में। अरे वो इतना अगर बढ़िया होता तो वो तुम शॉपकीपर तुम्हें देता तो भाई वो खाना तुम्हें गर्म भेजा, तुम्हें गर्म करने का दोबारा ऑप्शन क्यों देगा? वो लिखा होता है टेम्परेरी यूज़ के लिए कि आप 1 से 2 बार रीहीट कर लो, दैट्स इट, नॉट मोर देन 2 to 3 टाइम, इससे ज़्यादा नहीं। लोगों ने लड़ियाँ लगाई होती डब्बे की, भाई सब ठीक है संभाल के रखेंगे। सो माइक्रोवेव का जो वर्किंग है वो ग्लास के साथ बहुत अच्छा है। तो इसलिए एक बोरोसिल ब्रांड आता है जो बेसिकली डेडिकेटेड उसके लिए डिज़ाइन है, आप उसका इस्तेमाल करो। जो टेम्परेचर
आप उसके अंदर जैसे आप जब आप केक को बेक करो तो बहुत लंबे टाइम के लिए हमारा अंदर जाता है अवन के अंदर, तो वो क्रैक नहीं होता। अब आप ऑर्डिनरी सिरामिक ग्लास रख लोगे वो क्रैक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई फायदा। तो सिरामिक इज़ अ बेस्ट कंटेनर, ग्लास इज़ अ बेस्ट कंटेनर। प्लास्टिक तो गलती से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे बड़ा रिस्क उसी से होता है। बाकी माइक्रोवेव का खाना सबसे ज़्यादा पौष्टिक है। आपके जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, वो उनको किल ही नहीं करता है, क्योंकि उसका टारगेट है पानी, ना कि आपके विटामिन्स। जब आप तवे पर खाना बनाते हो, पैन में खाना बनाते हो, प्रेशर कुकर में खाना बनाते हो, वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो लोग समझना नहीं चाहते, बस किसी ने यूट्यूब पे किसी ने आके बोल दिया जी माइक्रोवेव से ऐसा होता है वैसा होता है, हाँ भाई सही कह रहा हूँ। लोग लिख रहे हैं अरे भाई मैं तो मतलब लंबे टाइम से चला रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अब कोई जैसे अगर मैं मान लो कोई ब्रांड हो लाइक LG, और अगर मैं ये समझा रहा हूँ ना, अरे भाई ये तो माइक्रोवेव बनाते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ताकि इनकी सेल ना खराब हो जाए, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो, स्कूल कॉलेज में अगर आपने केमिस्ट्री फिजिक्स को अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा। अब हमने खाली एग्ज़ाम आया उस टाइम पर पढ़ा है तो तुम्हें क्या ही पता होगा काम कैसे करती हैं चीज़ें, इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, आर्मेचर क्या होता है, नहीं पता होगा ना। तुम तो रट्टा मार के पास करके आए हो, यही तो होता है। चलो, और क्या है हमारे पास, टैग्स। टैग्स का रोल समझ में आया। ये आपको बेसिकली कंटेंट को बहुत इजीली रैंक कराने में और चीज़ों को इजीली फाइंड करने में, इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पर। यानी कि आपको अपनी वेबसाइट की भी टैग्स, जैसे मैंने ANI के अंदर दिखाया, और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर अगर अपने टैग्स लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप उसके ऊपर इजीली रैंक करवा सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट इज आइकन्स। An icon is a simplified image serving as an intuitive symbol that is used to help users to navigate the system। ठीक है। अब आइकन अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। जैसे फ़ोन के अंदर जब आप अनलॉक करते हो अपना डिस्प्ले और हम लोग लैंडिंग सीन पे होते हैं, तो क्या कॉल के बटन पे कॉल लिखा होता है क्या? नहीं होता ना। मैसेज के बटन पे मैसेज लिखा होता है क्या? नहीं होता ना। क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और वो किससे फुलफिल हो रहा है? आइकन से। ठीक है। सो आइकन अगर आपका अपने आप में टेलिंग नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा। और अगर आइकन के साथ में आप लिख के बता रहे हो तो फिर आइकन का फ़ायदा ही क्या है ना। तो आइकन की जो ट्रेनिंग है ना लोगों की, वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, कि भाई अगर एक मेरा सिंबल इस तरह से एरो पीछे की तरफ बना है तो रीस्टार्ट। ठीक है, अगर मेरा सिंबल इस तरह से बना हुआ है रीलोड, अगर मेरा एरो पीछे जा रहा है मीन्स बैक, नए आगे जा रहा है तो नेक्स्ट। सो मुझे अब आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपना आप यूज टू हो जाते हैं चीज़ों के साथ में। और अब तो नेक्स्ट बैक करने के लिए हम लोग तो यूज़ ही नहीं करते, तो जेस्चर आ गए ना पिछले काफ़ी टाइम से। 2013 से फ़ोन के अंदर जेस्चर्स हैं। आप फ़ोन को ऐसे करो नेक्स्ट हो जाता है, फ़ोन को ऐसे करो बैक हो जाता है, छू के नहीं, हवा में। ठीक है, छूने वाला सिस्टम सस्ते फ़ोनों में होता है, महंगे फ़ोन जो फ्लैगशिप्स होते हैं उसमें आप हवा में वेव करो, चेंज हो जाता है। मेरे टीवी में चैनल चेंज हो जाता है, ऐसे करो चैनल चेंज, ऊपर करो रिसेंट एप्लीकेशन आ जाएगा नीचे से निकल के, रिमोट भी नहीं चाहिए। तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल आपको पता होना चाहिए। सैमसंग 2013 में वो टेक्नोलॉजी लेकर आया मेरे पास जो फ़ोन था, कि आप अगर कंटेंट पढ़ रहे हैं और मेरा फ़ोन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं कंटेंट रीड करते हुए एंड लाइन पर पहुंचूंगा, मेरा डेटा अपने आप स्क्रॉल अप हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी 2013 की बता रहा हूँ। अब तो बहुत हम लोग आगे जा चुके चीज़ों के अंदर, है ना। तो अब फ़ोन के अंदर सेंसर्स होते हैं ना, वो यहाँ होते हैं सब पीछे बैक पर, अच्छे फ़ोन्स होते हैं उसमें सब सेंसर्स पीछे मिलेंगे आपको। जैसे पहले होता था फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे होता था, अब तो अंडर डिस्प्ले हो गए। फिजिकल वाला सेंसर उन्होंने बंद कर दिया। तो जैसे आप पीछे कॉन्फ़िगर कर लो कि मुझे एक टैप पर क्या करना है, दो टैप पर क्या करना है, तीन टैप पर क्या करना है, चार टैप पर क्या करना है, बस आप पीछे उतनी बार टैप करो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो लोग ऐसे खींच रहे होते हैं या फिर तीनों बटन दबा रहे होते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें शायद दो टैप पर देखोगे ना, दो टैप पर मैंने सेट किया हुआ है इसका। हाँ, नहीं ये ओप्पो नहीं है, ये शाओमी है, शाओमी CV। ये पूरा AI बेस्ड फ़ोन है, ये चाइना फ़ोन से ऐसी हो, बट ये जेनेटिव AI फ़ोन है, इसमें सब कुछ जेनेटिव है। मतलब मुझे अलग से किसी टूल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ उसके अंदर। Xiaomi और MI अलग अलग है?
नहीं, एक ही है। एक्चुअली क्या है ना कि इन्होंने अलग अलग तरह की मार्केट को ना एक्वायर करने के लिए अलग अलग तरह से चीज़ों को रखा है। ठीक है, तो जैसे एम जो है ना फ़ोन्स में आता है, लेकिन वो टीवी में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन लगता है अपना विंग्स उनका। ठीक है, शाओमी उनका फ़ोन में बहुत फेमस हुआ। ठीक है, अब जैसे क्या है ना, ये आपका शाओमी, ओप्पो, रियलमी, ये सब एक ही है, मतलब एक ही बाप की सब औलादे हैं। उन्होंने सबको दे दिया, अच्छा तुम ये वाला काम कर सकते हो तो ठीक है। तो जैसे ओप्पो तक हम लोग जाते हैं ना, ओप्पो हो गया, पोको हो गया, वीवो हो गया, ये सब क्या है, अपना अपना स्पेशलाइजेशन। जैसे ओप्पो जो है ना, वो कैमरा के लिए बेस्ट है। वीवो जो है वो कैमरा एंड म्यूज़िक दोनों के लिए बेस्ट है। तो जिसकी जैसे जैसे जो आपका आता है ना वन प्लस, वो परफॉर्मेंस बेस्ड फ़ोन होता है, तो इसका परफॉर्मेंस चाहिए वो उसके लिए है। उस तो सब ने अपना अपना स्पेसिफिकेशन रखा। अब जैसे क्या है ना, इंडियन मार्केट, लाइक जैसे कि मैं एक टी ब्रांड चलाता हूँ फॉर एग्जांपल, और टी में मान लो कि मैंने एक बाइक बनाई। अब बाइक हर तो कोई तो नहीं चला सकता ना, तो उन्होंने क्या बनाया भाई यार, एक जो फीमेल का जो एक मार्केट है, टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ा है मेट्रो सिटीज़ के अंदर, तो स्कूटी बना दो। ठीक है, अब एक बंदा होता है जो दुकान, एक दुकान से दूसरी दुकान पर सामान भेजता है। ठीक है, तो वो क्या, उसके लिए क्या है ना, हीरो पुक जैसी कुछ बाइक बना दी उन्होंने, जो लूना काइंड ऑफ होती है ना। ठीक है, तो टी की वो भी आती है। अब एक आता है भाई साहब कि भाई मेरे को तो यार स्पोर्ट्स वाली बाइक चाहिए, तो उसके लिए बना दूँ ना अपाचे। ठीक है, एक कहता है यार मुझे इससे भी अच्छी चाहिए, तो उसके लिए बना अपाचे 310, है ना। तो यानी कि क्या हुआ, मैंने एंटायर मार्केट को एक्वायर किया। दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन। यानी कि आप जब किसी प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आते हो तो किसी एक को टारगेट मत करो, यानी कि दूसरा फिर अपना स्कोप ढूंढ लेगा उसके अंदर। सो इसी वजह से बनाते सब पहले मोटरसाइकिल ही थे, लेकिन धीरे धीरे कहते ना कि भाई लोग कंधे से कंधा मिला के चलने लगे, तो उन्होंने कहा भाई कंधे से कंधा मिलाया तो ये तो उनको स्कूटी दे दो, ताकि किसी भी तरह के उसमें वो चला पाए। अब जैसे आज की डेट में लड़कियां दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखोगे, स्कूटी पसंद नहीं करती हैं, वो बुलेट चला रही हैं, बाइक्स चला रही हैं, स्पोर्ट्स बाइक भी चला रही हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ हैं जो स्कूटी प्रेफर करती हैं, है ना। अब मम्मी वगैरह तो आपको बहुत रेयर ही दिखाई देगी ना, कोई भाई साहब स्पोर्ट्स बाइक है उससे है ना, पता चला लेके गिर गया फिर निकालने के लिए दो लोग चाहिए, क्योंकि उस बाइक को उठाना भी एक बंदे के लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि बाइक उठाना भी अपना एक ट्रिक है। हाँ, हैवी होती है बहुत, बाइक उठाना भी एक ट्रिक है अपने आप में। एक बुलेट ही उठा के एक बंदा यहाँ से वहाँ रख दे, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ट्रिक होती है फिर हैवी बाइक्स उठाने की, कि बीच में जाओ, अपनी बैक टच करो, फिर उसको हल्का सा पुश करो, उड़ जाएगी। अब आप लगे हो पीछे से खींचने में, तो आगे से फोर्स नहीं लगाओगे, हैंडल पे लगाओगे तो पीछे से वो उसका बैलेंस आउट होगा, तो बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज इमेज क्राउजल्स। इमेज क्राउजल्स अलाउज to user to browse through a set of items and make a selection of one if they so choose. So फ्लिपकार्ट ने इसको वेरी वेल अपने उसमें इंटीग्रेट किया हुआ है, और अमेज़ॉन ने भी वेरी वेल इंटीग्रेट किया हुआ है, क्योंकि अगर इस ब्रांड में मेरी आज की ऑफरिंग क्या है, अगर वो सामने ही नहीं होगा, तो यूज़र का इंगेजमेंट आप कैसे बढ़ाओगे, है ना। सो मेन जो भी आपकी डील्स हैं, जैसे इनका बिग बिलियन चलता है, बिग बजट चलता है, इनके अलग अलग तरह के उन्होंने अपने कैंपेन के नाम रखे हुए हैं, और उस हिसाब से ये लोगों को टारगेट करते हैं इसके अंदर। सो जैसे अमेज़ॉन में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे टॉयज़ रिलेटेड। अब ये फ्लिपकार्ट टॉय वॉय का नहीं दिखाता, बहुत रेयर दिखाता है, लेकिन इंडियन मार्केट में 30,000 करोड़ का मार्केट है टॉयज़ का। ये मैं आपको पुरानी रिसर्च बता रहा हूँ, टॉयज़ में इतनी इनकम है, बहुत बड़ा मार्केट है भाई। बच्चे पैदा होने बंद थोड़ी ना हो जाएंगे तो उसको कुछ तो ढूंढना पकड़ा होगा ना, ले बेटा तू इंग्लिश तो 6 महीने के बाद उसको कुछ चाहिए तो बनाओ, बिकेगा भाई सब दबा के। और अब हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, चीज़ों के साथ लोगों का इमोशनल टच। जैसे फॉरेन में क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कि भाई आपका ये प्रोडक्ट अब यूज़ में नहीं है, उसे घर में क्यों रखना, आगे दे दो। अब हमारे यहाँ की जो दादी वगैरह होती हैं घरों के अंदर, या जो पुराने लोग हैं, वो कहेंगे अरे इस बच्चे के सामान संभाल कर तो अगला होगा उसके काम आएंगे या जो रिलेटिव में किसी क्या होगा उसको दे देंगे। ठीक है हमारे यहाँ ये वाला सिस्टम चलता है, तो वो दादा ले पोता बढ़ते चल रहा है, ले बेटा तेरे पापा की कार है, स्कूटी, तू भी चल काम आ रहा है घर के अंदर। और फिर से ये जुड़ी यादें, अरे ये तो इसने भी पहना, तेरी बहन ने भी पहना, उसने सबने पहना, ऐसी चीज़ें। तो
यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ के अंदर लोगों के थोड़े से अब ख्यालात जो है बदलने लगे हैं। अब हम लोग एनजीओ वगैरह में क्या करते हैं, एक होता है ना वॉल ऑफ फॉर्च्यून बनाई जाती है, वहाँ पर जाकर हम लोग सारा देखा था, जो नीडी पर्सन होते हैं उन तक वो चीज़ें चली जाती हैं। अब